हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, यूवर्स अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आपका होस्ट, दोस्त और शुभचिंतक अमित कुमार फिर स्वागत करता हूं आज की इस धमाकेदार क्लास में। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सभी हष्ट पुष्ट और स्वस्थ होंगे। साथ ही आप लोगों की स्टडी है बढ़िया शानदार तरीके से चल रही, बड़ी मजे से चल रही होगी। आज की इस क्लास की बात करें तो आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत शानदार होने वाली है, बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस एक क्लास में हम अपनी बुक फ्लेमिंगो का रिवीजन करने वाले हैं। कंप्लीट बुक का रिवीजन बिल्कुल धैर्य से करने वाले हैं। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस हैं, जो प्रश्न हैं, उनको समझाने वाला हूं। इसके बाद में बात करेंगे अपने इस चैप्टर में से कौन से क्वेश्चंस हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम 2026 के लिए, वो समझाने वाला हूं। उन क्वेश्चंस को तो आपको याद ही करना है। इसके अलावा बात बताऊंगा मैं कि क्वेश्चन को करना कैसे है। जो क्वेश्चन नहीं आएगा सर उसको भी, हाँ बिल्कुल, वो भी मैं तरीका समझाने वाला हूं। इसका मतलब क्लास तो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आपको क्या करना है, आपको छोटा सा काम करना है। आपको ये जो क्लास है कंप्लीट बिना स्किप किए हुए देखनी है और हिंदी अर्थ को समझते हुए मेरे साथ साथ चलना है, ताकि आप अपनी एग्जाम 2026 में कोई गलती ना करो और प्रत्येक क्वेश्चन को खुद बना सको। तो अपनी आज की इस क्लास को शुरू करें। इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी ऑन रखिए ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज़्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास में मैंने बता दिया क्या पढ़ने वाले हैं। हम अपनी बुक फ्लेमिंगो का प्रश्नों के माध्यम से रिवीजन करने वाले हैं। यानी कहने का मतलब है अपनी बुक फ्लेमिंगो के सभी चैप्टर्स के क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को मैं समझाने वाला हूँ। और कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है ये साथ में आपको करते चलना है। और मैं आप लोगों को जो क्वेश्चंस है उनके हिंदी में अर्थ भी समझाते चलूंगा। तो आप है ना साथ में अपनी नोटबुक वगैरह रखना, साथ में लिखते चलना, जिससे क्या है याद हो जाएगा और बाद में आप अपने एग्जाम में गलती नहीं करोगे। देखो सबसे पहले बात करें अपनी बुक फ्लेमिंगो की, तो जो सबसे पहला चैप्टर आता है वो आता है द लास्ट लेसन। ये अपना सबसे पहला चैप्टर है। इस चैप्टर की बात कर लेते हैं। देखो इस चैप्टर में बात करें तो अपने जो क्वेश्चंस आता है, जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें सबसे पहला है व्हाट वाज फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे। फ्रेंड से क्या आशा की गई उस दिन स्कूल के लिए तैयार करने के लिए, ये है प्रश्न का उत्तर, प्रश्न का हिंदी अर्थ। देखो इसका उत्तर बताएं तो क्या है, फ्रेंड वाज एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर्ड फॉर स्कूल दैट डे विथ द रूल्स फॉर पार्टिसिपल्स। सबसे पहले बात, यानी कहने का मतलब है उस दिन स्कूल के लिए अपने पास फ्रेंड्स से आशा की गई कि वो पार्टिसिपल्स के नियम याद करें, ये आशा की गई थी भाई। हिज टीचर, उसके टीचर है, एम हेमल हैड अनाउंस्ड ही वुड क्विज द क्लास ऑन द टॉपिक, क्योंकि उसके टीचर एम हेमल ने घोषणा करी थी इस पे क्विज रखी जाएगी क्लास में। फ्रेंच वाज अनप्रिपेयर्ड एज ही डिडंट अंडरस्टैंड द लेसन। और अपने पास फ्रेंच से हाउएवर, फिर भी जो फ्रेंच है वो अपने पास अनप्रिपेयर्ड था, तैयार नहीं था अपने उस आंसर्स के लिए, यानी इसके ये जो लेसन है उसको तैयार नहीं था। What did French notice that was unusual about that school? यानी ये प्रश्न इंपॉर्टेंट लगता है थोड़ा, ठीक है। हाँ, असामान्य क्या बात नोटिस करी भाई उस दिन स्कूल के लिए उसने, तो उसने करी भाई फ्रेंच नोटिस्ड। देखो अपने पास डिड से शुरू हो रखा है, सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पे लिया है, क्या है देखो प्रश्न करने का सबसे आसान तरीका है, आप ये दो शब्द है ना इनको तो छोड़ो, सब्जेक्ट से लो और इस हेल्पिंग वर्ब के अनुसार इस वर्ब का प्रयोग करो। तो देखो फ्रेंच नोटिस्ड द स्कूल वाज यूजुअली क्वाइट लाइक ए संडे मॉर्निंग। पहले तो उसने ये देखा, अरे आज स्कूल संडे मॉर्निंग की तरह शांत कैसे है, बिल्कुल शांत थी, कोई शोर शराबा नहीं था। द यूजुअल बसल ऑफ द स्कूल वाज एब्सेंट, यानी कहने का मतलब वो जो बसल का मतलब तो भाग दौड़ शोर शराबा जो था ना वो एब्सेंट था स्कूल से। अरे घंटे लगेगी, बच्चे आएंगे, शोर शराबा होगा कि नहीं होगा, तो वही बात, वो एब्सेंट था। एंड देयर वाज अ स्ट्रेंज स्टिलनेस, और वहां पे एक अजीब ही शांति छाई हुई थी, ये अनयूजुअल था। द टीचर एम हिमल वाज आल्सो ड्रेस्ड इन हिज बेस्ट क्लॉथ्स। एम हिमल भी बढ़िया कपड़ों में थे, शानदार कपड़ों में, जो कब पहनते थे, विच ही ओनली रोर ऑन स्पेशल ओकेजन्स लाइक इंस्पेक्शंस और द प्राइज डेज। और इस दिन वो अपने पास कपड़े पहना करते थे जो कि इंस्पेक्शंस के समय या प्राइज डे के समय पहना करते थे। ये दो प्रश्न हो जाते हैं।
नेक्स्ट है व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बढ़िया क्वेश्चन। ये देखो छोटे छोटे प्रश्न है, इनको ज्यादा घबराने की बात नहीं है, सुनते ही याद हो जाएगा। ऑन द बुलेटिन बोर्ड एंड नोटिस एंड और ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन हैड बीन पुट पोस्टेड, यानी कहने का मतलब बुलेटिन बोर्ड पे एक नोटिस या एक आदेश था बर्लिन से जो चिपकाया गया था। दिस ऑर्डर डिक्लेयर्ड, इसमें यह घोषणा की थी दैट फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड, यानी आज से अगले दिन के बाद ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ द अल्सास एंड लोरेन, अल्सास और लोरेन के विद्यालयों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। एंड ए न्यू जर्मन टीचर वुड बी ज्वाइनिंग द स्कूल, और एक नया जर्मन टीचर है वो ज्वाइन करने वाला है। नेक्स्ट बात करें, वाई डिड एम हेमल राइट वाइवला फ्रांस ऑन द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पे वाइवला फ्रांस क्यों लिखा उसने। अब देखो, बिफोर डिसमिसिंग द क्लास, यानी अंत की बात है, चैप्टर के अंत की। एम हेमल राइट्स वाइवला फ्रांस, इसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, इसका मतलब क्या था, लॉन्ग लिव फ्रांस। ऑन द ब्लैकबोर्ड ही वाज एक्सट्रीमली पैट्रियोटिक और and he does this to make the Alsace conscious that they had to safeguard their language and the identity among themselves as this was the key to their prison। भाई वो इसलिए लिखता है कि वो चाहता है कि जो अल्सास के लोग हैं वो अपनी भाषा को अपने अंदर बनाए रखे। क्यों बनाए रखे, क्योंकि एक जो भाषा होती है वो एक कैद से निकलने की चाबी होती है, इसलिए लिखता है भाई। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट आता व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे। अच्छा, बर्लिन के जो आदेश आया था उस दिन क्या बदलाव हुए, तो बदलाव वाला बता देता हूं भाई। यानी कहने का मतलब इससे आपके पीछे वाले प्रश्नों के उत्तर भी आते हैं। देखो, द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन बोट ऑल द रूटीन हसल बसल ऑफ द स्कूल लाइफ टू ए स्टैंड स्टिल। सबसे पहले तो वो सारे दिन की जो भाग दौड़ होती थी ना, शोर शराबा होता था, वो शांति में बदल गया। द टीचर एम हेमल बिकम मोर सिंपैथेटिक टू हिज स्टूडेंट्स, और वो अपने पास सहानुभूतिपूर्ण बन गया। एम हेमल वो पहले तो क्या बच्चों को पानी भरने के लिए भेज देता था, पौधों में पानी देने के लिए भेज देता था, है ना, अपनी मछलियां पकड़नी होती थी तो बच्चों की छुट्टी कर देता था, लेकिन आज सहानुभूति दिखा रहा था। एंड टोट द हिज लेसन विथ मोर पेशेंस, और उसने अपने पाठ सिखाए भाई बढ़िया पेशेंस के साथ। द स्टूडेंट्स बिकेम मोर अटेंटिव इन देयर क्लासेज, बच्चे भी बड़े अटेंटिव हो गए भाई, अपने सावधान हो गए, ध्यान से सुना। द विलेजर्स हु वर सिटिंग एट द यूजुअल एम्प्टी बैक बेंचेज, और सामान्यतः पीछे की जो टेबल खाली रहती थी वहां पे गांव वाले भी बैठे थे पढ़ने के लिए। एंड had come to show their respect and gratitude to M. Hamel, regretted not going to school more than they did, और वो अपने पास एम हेमल के प्रति अपनी कृतज्ञता दिखाने के लिए आते हैं, जो कि पहले अपने थोड़ा दुख भी जाहिर करते हैं कि उन्होंने अपने पहले इनसे क्लास नहीं ली या पढ़े नहीं। The order also brought about a great change in the feelings of the people toward their country and their native language, और लोगों में अपने पास देश के प्रति, अपनी भाषा के प्रति सजगता बताती है भाई, है ना, लोगों का अपना ध्यान उसके क्या है, फीलिंग, भावना जगाती है। There was a general sadness about not being able to utilize the opportunities of learning French when it was easily accessible, और वो इस बात का दुख मनाते हैं कि भाई जब अपने पास फ्रेंच भाषा आसानी से पहुंच में थी, आसानी से जब अपन सीख सकते थे तो हमने सीखा नहीं। ये सारा कुछ दर्द भाव वो दिखाने के लिए वहाँ पे लोग आते हैं। ये हो जाता है इसका आंसर। हाउ डिड फ्रेंचेज फीलिंग अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज, ऐसा उसकी भावनाएं कैसे बदल गई भाई, भावना इसलिए बदल गई क्योंकि वो एम हेमल छोड़ के जाने वाले थे और भाषा उसको पढ़ाने वाली नहीं थी आगे। तो फ्रेंचेज फीलिंग अबाउट एम हेमल चेंज एंड स्कूल अंडरगो ए सिग्निफिकेंट शिफ्ट, ये थोड़ा सा एक महत्वपूर्ण बिंदु है भाई, पहलू है। इनिशियली प्रारंभिक तौर पे ही डिसलाइक्स एम हेमल, वो शुरू में तो भाई एम हेमल को पसंद नहीं करता क्योंकि कड़क टीचर था। एंड द स्कूल को भी नहीं करता था। फाइंडिंग देम ए बर्डन, उसको एक ऐसे बोझ लगता था। However, when he learns it's their last French lesson and M. Hamel will be leaving, French develops a deep appreciation for his teacher and the language। लेकिन जब उसको लगा कि भाई एम हेमल सर हमें छोड़कर जाने वाले हैं, भाषा इसके बाद में पढ़ाई नहीं जाएगी, तो उसकी भावनाएं उसके प्रति बदल जाती है। यह अपने पास इसका क्वेश्चन हो जाते हैं। एक और देख लेते हैं भाई क्या है। व्हाट चेंजेस केम ओवर लिटिल फ्रेंच आफ्टर ही हर्ड एम हेमल्स अनाउंसमेंट,
MML का नाउन फ्रेंड सुना था उसने। देखो प्रश्न ज़्यादा ठीक नहीं है, लेकिन अपने मिलता जुलता है, तो इसमें समझाने की आवश्यकता नहीं है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भैया ना। उसमें क्या थोड़ा बदलाव आता है, तो थोड़ी देर पहले पढ़ा है। और इसमें देखो, व्हेन MML अनाउंस दैट दिस वाज टू बी देयर लास्ट फ्रेंच क्लास एज ग्रिम realization dawned on French that he would hardly write his language, and now he was being deprived of the opportunity to learn it. He felt very guilty of the neglecting his classes and escaping school. The thought of the losing his teacher MML also pained him. ये सारी बातें देख लेना भाई। नेक्स्ट, what was tempting friends to keep away from the स्कूल दैट मॉर्निंग, यानी उस दिन स्कूल से दूर रहने के लिए फ्रेंच को क्या लालायित कर रहा था। तो देखो, फ्रेंच वॉज वेरी लेट फॉर स्कूल दैट मॉर्निंग, उस दिन भाई बहुत देर हो गई थी उसको स्कूल जाने में। MML वॉज टू क्वेश्चन द स्टूडेंट्स ऑन पार्टिसिपल्स, और पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चन पूछने वाले थे। एंड फ्रेंच न्यू नथिंग एंड फेयर्ड ए स्कोल्डिंग, और वो कुछ जानता भी नहीं था और डांट पड़ने वाली थी। द ब्राइट वेदर वुड्स, इसके अलावा फील्ड्स एंड द चिरपिंग ऑफ द बर्ड्स टेम्प्टेड हिम टू स्पेंड द डे आउट ऑफ डोर्स, और चमकीला दिन था, जंगल था, पक्षियों की चहचहाट थी, ये सारा कुछ उसे ललायत कर रहा था। अरे बाहर चलेंगे, कहाँ सर की मार खानी है हमें, है ना, यही बात थी। और इसके बाद में कैरेक्टर स्केच ऑफ MML, ये याद रखना भाई, पूछ सकता है। MML का कैरेक्टर स्केच बताना कैसे व्यक्ति थे। देखो, MML इज पोर्ट्रेट एज ए पैशनेट, डेडिकेटेड एंड द पैट्रियोटिक फ्रेंच टीचर डीपली अटैच्ड टू हिज स्टूडेंट्स। एक पैशनेट, बिल्कुल डेडिकेटेड, अपने काम के प्रति ललायक, और पैट्रियोटिक के देशभक्त जो है ना फ्रेंच टीचर के रूप में उसको चित्रित किया गया है। अटैच टू हिज स्टूडेंट, जो कि अपने छात्रों से जुड़ा हुआ है, एंड द फ्रेंच लैंग्वेज, और फ्रेंच भाषा से भी जुड़ा हुआ है। ही एम्बडीज a sense of the duty, regret and the emotional farewell as he faces his last day of the teaching in Alsace। वो सारे गुण दिखाता भाई, अपने बिछड़ने के भी दिखाता, अपने क्या है फेयरवेल के भी बताता है, इमोशनल, अपने भावनात्मक भी, अपने दुख भी, अपने कर्तव्य, सारे कुछ बताता है। MML is strict yet caring, emphasizing the importance of education। हाँ, स्ट्रिक्ट टीचर थे, लेकिन शिक्षा पे जोर देने वाले टीचर थे। इसके बाद एंड द फ्रेंच लैंग्वेज, और फ्रेंच भाषा में फील्स पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टूडेंट्स लैक ऑफ प्रोग्रेस, और खुद को अपने पास मानता भाई कि हाँ मेरे कारण नहीं सीख पाए बच्चे। क्यों नहीं सीख पाए? क्योंकि कारण था कि वो बच्चों को मछली पकड़ना होता था तो छुट्टी दे देता था, बच्चों को ना पौधों में पानी देने के लिए भेज देता था, तो ये कमियाँ थी उसकी। What was more tempting than usual, तो ये एक ही बात है भाई, पीछे आ चुका प्रश्न, इसके बारे में नहीं समझाएंगे। तो ये आपके पास है शायद, हाँ ये आपका पहला चैप्टर हो जाता है भाई। तो इसमें जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं कौन कौन से बता दिया आप लोगों को, जो बताया ना ये इंपॉर्टेंट जिस पे मैंने बता दिया वो आपको कर लेना है। देखो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है लॉस्ट स्प्रिंग, यानी खोया हुआ बसंत, है ना, ये चुराए गए बचपन की कहानी, स्टोरीज ऑफ लॉस्ट स्टोलन नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, आगे आ जाएगा। ये बात अपने इस चैप्टर की बात कर लेते हैं। कौन सा चैप्टर है सर? एनिस जंग वाला चैप्टर है, जो बच्चों को कचरा उठाते हुए देखती है। साहेब नाम का एक बच्चा होता है, उसके बाद में उन बच्चों से जानकारी उसको सीमापुरी ले जाती है, सीमापुरी में बाद में मुकेश आता है, सविता होती है कि क्या है, वो सारा बातें अपन आगे कर लेंगे। वो सारी बातें जो होती है ना, उसके बाद में चूड़ियाँ बनाने वाला फिरोजाबाद है, इसके बाद में मुकेश की कहानी आती है, ये सारे बातें वो जो चैप्टर है वो ये चैप्टर है भाई, है ना। अब याद आ गया वही क्या क्या पढ़ा था हमने, हाँ, लेकिन प्रश्नों के माध्यम से और ज़्यादा याद आ जाएगा। सबसे पहला प्रश्न क्या है? व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन गार्बेज डंप्स, वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम। देखो प्रश्न है, इसमें से इतना बड़ा नहीं आएगा, अगर आएगा तो ये यहाँ तक आ सकता है। सबसे पहली बात तो ये, तो मैं यहाँ तक का तो आपको बता देता हूँ, बाकी आपके सामने तो लिखा हुआ है। देखो, साहिब इज लुकिंग फॉर कॉइन्स, रुपीज, नोट एंड एनी अदर यूजफुल ऑब्जेक्ट्स इन द गार्बेज डंप्स। बस इतना उत्तर है, जो 2 नंबर का होता है वो आपका यहीं तक आता है कि साहिब है कचरे में सिक्के ढूंढ रहा है, रुपए का नोट मिल सकता है या कोई अन्य उपयोगी चीज मिल सकती है। साहिब एंड हिज फैमिली हैव माइग्रेटेड टू सीमापुरी, a slum area on the outskirts of the Delhi, looking for a source of living after they were uprooted from their native village in Dhaka, बांग्लादेश। यानी बांग्लादेश से अपने पास जब उनका नदियाँ आती थी, बाढ़ आती थी,
तो उसके बाद में वो वहाँ सीमापुरी जो दिल्ली के बाहरी क्षेत्र में है वहाँ आकर जो स्लम क्षेत्र था यानी झुग्गी झुपड़ी वाला क्षेत्र वहाँ पे आके रहना शुरू कर देते हैं। तो ये प्रश्न मैंने यहाँ तक बता दिया, ये प्रश्न हो सकता है, बाकी ये नहीं आएगा। What explanation does the author offer for the children not wearing footwear? देखो मैं प्रश्न बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसका अर्थ आना जरूरी है भाई। देखो मैं बोल देता हूँ आया नहीं और आ जाए, है ना, तो वो बात अलग है, मैं समझाऊंगा सारे। द ऑथर कम्स अक्रॉस मैनी शूजलेस रैगपिकर्स चिल्ड्रन इन हर नेबरहुड। सबसे पहले तो जो लेखिका होती है अपनी, वो क्या है कि कई जो कचरा उठाने वाले बच्चे होते हैं जो कि नंगे पांव घूमते हैं उनसे मिलती है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू हर वन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस हैबिट ऑफ द रिमेनिंग बेयरफुट इज दैट इट इज ए ट्रेडिशन अमॉन्ग द पुअर चिल्ड्रन ऑफ दिस कंट्री। सबसे पहले तो एक व्याख्या ये देती है कि इस देश में यानी हमारे देश में ऐसे बच्चों को नंगे पांव रहना उनकी आदत होती है। ये कहते रहे ये तो बावल है, गरीब आदमी, ये चप्पल पहने ही को नहीं, अपन यही भाव बताते हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं। However, the author quickly mentioned that calling it a tradition could be just a means of the justification of the matter of the destitution। यानी कहने का मतलब है बाद में तुरंत जो लेखिका वो ये भी बता देती है कि ये अपने पास ऐसी व्याख्या देना है वो व्यर्थ की बात है, अपनी नाकामी को छुपाना है, ये बता देती है। तो ये दोनों प्रश्न थोड़ा नहीं लगे भाई मुझे। आगे बात करते हैं। इज साहब हैप्पी वर्किंग एट ए टी स्टॉल एक्सप्लेन। ये ठीक है, किसी भी प्रकार से पूछ सकता है, किसी भी प्रकार से कि साहब टी स्टॉल पे काम करके खुश है, ये पूछ सकता है, एक्सप्लेन करे। तो देखो नो, साहब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। सबसे पहली बात, टी स्टॉल पे काम करके साहब खुश नहीं है भाई। वाइल द जॉब प्रोवाइड्स हिम विथ 800 रुपीज एंड मील्स। हाँ, नौकरी से उसे 800 रुपये और खाना मिलता है, लेकिन द फ्रीडम एंड द केयर फ्री स्पिरिट ही हैड एज ए रैक पिकर आर गोन। क्योंकि वो जब रैक पिकर था, कचरा उठाने वाला था, तो उसकी आज़ादी थी, उसका चेहरा खिला रहता था, अब वो खो गया भाई। द वेट ऑफ द स्टील कैनिस्टर ही नाउ कैरीज फील्स हेवियर देन द प्रोवाइड हिज प्रीवियस प्लास्टिक बैग। क्योंकि उसे है ना ये जो कैनिस्टर जो केतली उठाता है ना स्टील वाली, ये अपने पास उसके जो पहले बैग रहता था ना अपने कंधों पे, उससे ज़्यादा भारी लगती है। सिंबलाइजिंग हिज लॉस ऑफ द ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब अपने आप का राजा होना। तो ये उसके अपने आप का जो राजा था, वो अपने आप में शहंशाह था, वो चला गया उसका। ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। खुद का मालिक नहीं रहा, बट ए सर्वेंट बाउंड बाय द ओनर्स रूल। वो एक नौकर बन गया है जो कि एक मालिक के यहाँ काम करता है, मालिक के नियमों के अनुसार काम करता है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, मैंने बता दिया भाई। नेक्स्ट है व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद। ये भी इंपॉर्टेंट बनता है, इंपॉर्टेंट है भाई, मैं लिख देता हूँ। अब आएगा कैसे वो आप पे डिपेंड करता है भाई, किसी भी प्रकार से पूछ सकता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बेंगल्स। फिरोजाबाद जो शहर था, मैंने सीमापुरी, हाँ फिरोजाबाद का भी नाम लिया था। फिरोजाबाद है वो आपके पास क्या है, चूड़ियाँ बनाने के लिए फेमस है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बेंगल्स। फिरोजाबाद का प्रत्येक दूसरा जो घर है वो चूड़ियाँ बनाने का काम करता है, तो फेमस होना ही है। इसके बाद में इट इज द सेंटर ऑफ द इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। ये भारत का मध्य क्षेत्र है जहाँ पे ग्लास ब्लोइंग यानी कांच को पिघलाने की फैक्ट्रियाँ लगी हुई है। फैमिलीज हाव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, यानी लोगों ने अपनी पीढ़ियाँ बिता दी है भट्टियों के पास काम करते हुए। फर्नेसेस का मतलब था भट्टियाँ। वेल्डिंग ग्लासेस, कांच को जोड़ते हुए। एंड मेकिंग बेंगल्स ऑफ फॉर देयर वुमेन इन द लैंड, और अपने इस भूमि पर यानी अपने भारत देश में जितनी भी महिलाएं हैं उनको उनके लिए चूड़ियाँ बनाने में उन्होंने अपनी पीढ़ियाँ बिता दी है भाई भट्टियों के पास। बहुत बुरी हालत होती है, बहुत ही। तो ये दोनों पर्सन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं भाई। नेक्स्ट बात करते हैं मेंशन द हैजार्ड्स ऑफ द वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री। इंपॉर्टेंट होता है, याद रख लेना भाई। क्या है द बिगेस्ट हैजार्ड्स, यानी सबसे बड़ा नुकसान। हैजार्ड का मतलब नुकसान। द बिगेस्ट हैजार्ड ऑफ द वर्किंग इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री इज दैट वन कैन लॉस हिज हर आई साइट फ्रॉम पॉलिशिंग द डस्ट ऑफ द ग्लास बेंगल्स। सबसे बड़ा नुकसान क्या है चूड़ियाँ बनाने का, उन पे जब पॉलिशिंग की जाती है, उस पॉलिशिंग के माध्यम से चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो अपने पास जवान होने से पहले पहले उसकी आंखें चली जाती है, यानी आंखें की रोशनी खो देता है, दिखता नहीं है उसको। नेक्स्ट बात करें मोर ओवर, इसके अतिरिक्त बात करें द वर्कर्स हाउ टू कंटिन्यूसली वर्क अंडर द
डायर कंडीशन का मतलब बुरी दशाओं में काम करना पड़ता है। छोटी सी कोठड़ी होती है, उसमें टेम्परेचर होता है, अंधियारा छाया रहता है। इसके बाद द ग्लास फर्नेसेज इज हॉट एंड दे आर नॉट प्रोवाइडेड एनी सेफ्टी गियर। भाई बिल्कुल बात है, ग्लास फैक्ट्री है, ग्लास पिघलाएगा, कांच पिघलाएगा, इसका मतलब 1200 सेंटीग्रेड के आसपास तापमान है वहाँ भट्टियों का, उसके पास बैठ के काम करना पड़ता है। इसके अलावा उनके पास सेफ्टी गियर नहीं होते। सेफ्टी गियर का मतलब होता है सुरक्षात्मक जो यंत्र होते हैं वो नहीं होते भाई। द फैक्ट्रीज वर्क प्लेस आर डार्क वेयर द मोल्ड एंड वेल्ड ग्लास इनटू बेंगल्स। यानी कहने का मतलब वो जो जहाँ पर काम करते हैं ना, वहाँ पे वो क्या करते हैं, वो अंधेरा होता है, डार्क वेयर, वहाँ पे अंधेरा होता है। वेयर द मोल्ड का मतलब होता है मोड़ना, ढालना सांचे में, एंड वेल्ड और जोड़ना, जिसको ग्लास इनटू बेंगल्स, यानी जब वो चूड़ियाँ जहाँ पे बनाते हैं, मोल्ड उनको सांचे में डालते हैं, वहाँ पे अंधेरा होता है। अब सारे दिन अंधेरे में बैठे रहेंगे तो आंखें कमजोरी होंगी। देयर इज नो वेंटिलेशन सिस्टम फॉर एयर, वहाँ पे हवा के लिए वेंटिलेशन नहीं होता है। एंड लाइट विच कैन कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, और इससे वहाँ पे ना लाइट होती है तो इससे रेस्पिरेटरी सिस्टम, अपनी श्वसन क्रिया से संबंधित उनको बीमारी हो जाती है। इसके अलावा दस देयर पॉवर्टी एंड द हेल्पलेसनेस इज एक्सप्लॉइटेड टू बेनिफिट कैपिटलिस्टिक हेड्स, यानी कहने का मतलब है, और इस प्रकार से उनकी जो असहायता है, उनकी गरीबी है, उनके कारण वो जो अपने पास कैपिटलिस्टिक का मतलब होता है जो उनके अधिकारी होते हैं उनके द्वारा उनका शोषण किया जाता है। ये आपके पास हो जाता है भाई, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। बात करते हैं नेक्स्ट था हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। देखो प्रश्न है, आ सकता है ना, संभावना बता देते हैं। देखो मुकेश ग्रैंड मदर थिंक्स दैट द गॉड गिवन लाइनेज कैन नेवर बी ब्रोकन। देखो मुकेश की दादी का क्या विचार है भाई, मुकेश की दादी सोचती है कि भगवान ने जो दे दिया भाई उससे हम नहीं हट सकते हैं। ये बुजुर्ग लोग ऐसा ही सोच सकते हैं। हर सन एंड द ग्रैंड सन्स आर बोर्न है भाई, ये बोर्न क्या है, BORN, बोर्न इन ए कास्ट ऑफ द बेंगल मेकर्स, और वो मानते हैं कि उसका बेटा है, उसके पोते हैं, वो चूड़ियाँ बनाने वाले के घर में पैदा हुए हैं। दे हैव सीन नथिंग बट इज बेंगल्स, उन्होंने कुछ नहीं देखा है चूड़ियाँ बनाने के अलावा, यानी चूड़ियों के अलावा कुछ देखा ही नहीं है उन्होंने। मुकेश फादर हैज टोट देम व्हाट ही नोज, भाई मुकेश के फादर है वही सिखाया भाई जो वो जानता था। अरे फादर वही तो सिखाएगा जो वो जानता है, जो वो खुद कर सकता है वही तो सिखाएगा अपने बेटे को। इसके बाद ही नोज द आर्ट ऑफ मेकिंग बेंगल्स, और वो क्या है, वो है चूड़ियाँ बनाने की कला। बट मुकेश वांट्स टू बी ए मोटर मैकेनिक, लेकिन मुकेश जो है वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ही विल गो टू ए गैरेज एंड लर्न टू दो द गैरेज इज फार अवे फ्रॉम हिज होम। हाँ वो एक गैरेज में जाएगा, यद्यपि अपने पास वो गैरेज जो है वो उससे घर से काफ़ी दूर है। ये हमने पढ़ा है अपने चैप्टर में। नेक्स्ट है व्हाट फोर्सेस कंस्पायर टू कीप द वर्कर्स इन द बेंगल्स इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद, यानी कौन कौन से जो शक्तियां हैं जो फिरोजाबाद के लोगों को काम करने के लिए मजबूर कर देती हैं। तो ये प्रश्न थोड़ा ऐसा ही है, अर्थ बता देता हूँ। हाँ, certain forces conspire to keep the workers in the Bengal industry of the Firozabad in poverty. These include the money lenders होता है, the middlemen होते हैं, the policemen होते हैं, the keepers of law होते हैं, and the bureaucrats होते हैं, and the politicians होते हैं. Together they impose a heavy burden on the child. बस यही है भाई अपने पास। तो ये तो कोई ज़्यादा टफ भी नहीं है, और नाम लिखने यहाँ से मनी लेंडर से। नेक्स्ट बात करें व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजन्स फॉर द माइग्रेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटीज। देखो प्रश्न नहीं पूछेगा ये, फिर भी मैं समझा देता हूँ। देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट कॉज माइग्रेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटीज, यानी गाँव से शहरों की ओर प्रवास करने के कुछ पहलू बताइए भाई, कुछ कारण बताइए। नहीं आएगा बता रहा हूँ, फिर भी आ जाए तो बता तो रहा हूँ, समझा तो रहा हूँ। सब विलेजर्स वॉलंटरीली मूव टू द सिटीज इन द सर्च ऑफ द जॉब्स। सबसे पहले तो जो वो नौकरी की तलाश में आते हैं। बेटर सिविक, बढ़िया नागरिक बनने के, नागरिक जो होते हैं, सिविक एंड द हेल्थ फैसिलिटीज एक्सेट्रा, बढ़िया जॉब हो, बढ़िया सही तरीके से जिए, हेल्थ फैसिलिटीज इनके लिए आते हैं भाई। अदर्स आर फोर्स्ड टू द माइग्रेट व्हेन नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड, स्टॉर्म, ड्रॉट, फिमाइन एक्सेट्रा, यानी और दूसरे कारण हो सकते हैं भाई। एक क्षेत्र होता है जहाँ पे अपने पास बाढ़ आती है, तूफान आते हैं, तो फिर वह वहाँ से भी प्रवास कर जाते हैं। डिस्ट्रॉय देयर हाउसेज एंड प्रॉपर्टी, जैसे उनके घर नष्ट हो जाते हैं, उनकी संपत्ति नष्ट हो जाती है। हिस्ट्री
हैज़ रिकॉर्ड्स ऑफ द लार्ज स्केल माइग्रेशंस कॉज्ड बाय वॉर्स, और इसके बाद इतिहास में भी पढ़ते हैं जहाँ पे युद्ध ज़्यादा होते हैं वहाँ से भी लोग प्रवास कर जाते हैं। ऑल्सो मैनी विलेजर्स हु आर बेटर ऑफ देन अदर्स मैनेज टू सेंड देयर चिल्ड्रेन टू स्टडी इन देयर सिटीज, और कुछ लोग ये मानते हैं कि जो अगर अपन पैसे वाले हैं तो वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए शहर भेज देते हैं। इन द लेसन लॉस्ट स्प्रिंग साहब एंड हिज फैमिली माइग्रेट टू सीमापुरी फ्रॉम ढाका आफ्टर देयर हाउसेज वर डिस्ट्रॉयड इन द स्टॉर्म्स, यानी तूफानों में, बाढ़ में जब उनका घर बह जाता है, नष्ट हो जाता है, तो वहाँ से वहाँ आ जाते हैं, सीमापुर में आ जाते हैं। ये चैप्टर आपके पास लॉस्ट स्प्रिंग कंप्लीट नहीं, एक और भाई प्रश्न इसमें क्या है आगे देखते हैं। अरे अभी है भाई, आगे देखते हैं, एडिशनल क्वेश्चन है शायद ये। हाँ, क्या है, वाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ। अच्छा, जो अपने पास बाल श्रम है उसको कैसे हटाया जा सकता है और कैसे, ये सीधी सी बात है ना, ये क्यों हटाना चाहिए और कैसे, ये दोनों बातें हैं। चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड बिकॉज इट मेक्स अवे फ्रॉम द चाइल्ड हिज चाइल्डहुड। भाई सबसे पहली बात है कि बाल श्रम इसलिए हटाना चाहिए क्योंकि जो बच्चा होता है अगर वो मेहनत करेगा, बाल श्रम करेगा, तो सीधी सी बात उसका बचपन खो जाएगा, तो इसलिए। एंड द प्रोस्पेक्ट ऑफ द एलिमेंट्री एजुकेशन, और दूसरा अपने पास क्या है, प्राथमिक शिक्षा के लिए भी होता है। नेक्स्ट क्या, मोर ओवर सिंस द चाइल्ड लेबर्स आर चीप एंड द कॉन्सिक्वेंटली इंगेज इन द हैजार्ड्स एंड द डेंजरस एम्प्लॉयमेंट, दे आर ऑफन डेंजरस टू मेंटल एंड द फिजिकल इलनेस, यानी सीधी सी बात है वो अपने पास मेंटल और फिजिकल इलनेस बीमारी के से ग्रसित हो जाते हैं। इन ऑर्डर टू क्रब दिस प्रॉब्लम्स इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक एजुकेशन इजीली एक्सेसिबल। सबसे पहले तो शिक्षा है वो आसानी से पहुंच के बीच बनानी चाहिए। बाद में अपार्ट फ्रॉम दैट द पेरेंट्स मस्ट बी मेड अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द वर्किंग इन हार्मफुल इन्वायरमेंट्स, और पेरेंट्स को भी जागरूक होना चाहिए भाई कि ऐसे वातावरण में काम करने के क्या नुकसान है। It is also important to make the public aware of the fact that the child labor is a criminal offense, और लोगों में ये जागरूकता पता चलनी चाहिए लोगों को कि चाइल्ड जो अपने पास क्या है, कहाँ पे है ये भी, चाइल्ड लेबर, हाँ, वो एक आपराधिक कार्य है, ये भी होना चाहिए। एंड इट इज पनिशेबल अंडर लॉ, और कानून के तहत सजा भी होती है इसमें। हाँ, the government must ensure stricter child labor laws and that the offenders are punished, सरकार को भी थोड़ा सख्त होना चाहिए और ऑफेंडर्स जो होते हैं जो इसके पालन नहीं करते उनको सजा भी मिलनी चाहिए। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट हु इज मुकेश एंड व्हाट इज हिज ड्रीम। पढ़ लिया है मुकेश कौन है, उसका सपना क्या है। देखो, मुकेश इज ए चाइल्ड लेबरर इन द ग्लास फैक्ट्री इन फिरोजाबाद। सबसे पहले तो बात करें फिरोजाबाद में अपने पास ग्लास फैक्ट्री में काम करने वाला चाइल्ड लेबर बाल श्रम है। बिलोंगिंग टू ए फैमिली ऑफ द बेंगल मेकर्स, और कहाँ किससे संबंधित है, एक चूड़िया बनाने वाले परिवार से आता है। ही शोज नो फैसिनेशंस टुवर्ड्स द बेंगल मेकिंग। सबसे पहले उसके कोई उसमें कोई आकर्षण नहीं है भाई चूड़िया बनाने के लिए। एंड इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, और सबसे पहले जोर देता है अपना खुद का मालिक होने के लिए। और क्या करता है वो, ही ड्रीम्स टू बिकमिंग अ मोटर मैकेनिक, सपना देखता है मोटर मैकेनिक बनने का। ही डिजायर्स टू गो टू ए गैरेज एंड गेट द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग फॉर दिस जॉब, और वो गैरेज में भी जाना चाहता है, और गैरेज दूर भी होती है ना, हाँ हमने पढ़ा था। तो देखो सपना है ना, सपना पूरा करने के लिए कुछ भी करना पड़ता है, तो ये आपके पास हो जाता है। सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग कमेंट, ठीक प्रश्न है। ठीक प्रश्न का मतलब है आ भी सकता है, संभावना बनती है। देखो, सर्वाइवल का मतलब होता है जिंदा रहना, सर्वाइवल का मतलब होता है जीवन यापन। जीवन यापन सीमापुरी में जीवन यापन का मतलब है कचरा बीनना। एक्सप्लेन करो भाई, एक्सप्लेन करेंगे अभी। देखो, सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग ओवर द ईयर्स इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ द फाइन आर्ट। देखो भाई, कहने का मतलब सीमापुरी में कचरा बीनना एक क्या है, एक जीवन यापन का साधन है, और ये वर्षों से काम चला आ रहा है, वर्षों से चले आ रहे हैं, पीढ़ियाँ काम कर रही है, तो एक कला बन गई है कचरा बीनना। तो बच्चे अपने आप तुरंत समझ लेते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ है वो उपयोगी है। इसके बाद फॉर द स्लम ड्वेलर्स ऑफ सीमापुरी, यानी कहने का मतलब सीमापुरी की स्लम में, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग। रैग पिकिंग इज देयर डेली ब्रेड, वो उनके जीवन का डेली ब्रेड है, रोजाना का खाना इसी से प्राप्त करते हैं। वो कचरा बीन कर कचरे में से उपयोगी चीज़ प्लास्टिक वगैरह उठाकर बेचते हैं, फिर उनके पास सामान आता है खाने के लिए। हमने तो देखा है क्या, हमें तो बहुत, अगर शाम का खाना खा लेते हैं ना, अगर शाम का खाना पेट भर के खा रहे हो तो ये मान के चलो आप 70% लोगों से बहुत अच्छे हो, ये कंडीशन है।
इट गिव्स दैम द रूफ ओवर देयर हेड्स, इनसे इस कचरे से उनके सर पे छत आती है। एंड इज द वेरी मीन्स ऑफ फॉर देयर सर्वाइवल, और यही एक साधन है उनके सर्वाइवल के लिए, उनके जीवन यापन के लिए। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट है, व्हाई कुड द बेंगल मेकर्स नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू ए कॉर्पोरेट। ठीक है, अच्छा है, याद रह जाएगा, मैं वैसे समझा देता हूँ। प्रश्न है कि बेंगल मेकर्स अपना संगठन क्यों नहीं बना सकते, तो याद आया, अरे सर अगर हम संगठन बनाएंगे तो वो एक ग्रुप था, उन्होंने कहा था कि हम अगर ग्रुप बनाते हैं तो हमें कुछ इलीगल करने के चक्कर में हमें गिरफ्तार कर लेते हैं, तो यही बात है। द बेंगल मेकर्स आर caught in a vicious web which starts from the poverty to indifferences then to greed and finally to injustice। यानी कहने का मतलब जो बेंगल मेकर्स है वो एक जाल में फंस गए, जो कहाँ से शुरू होता है, वो गरीबी से शुरू होता है, बाद में अभिन्नता के साथ जाता है, बढ़ता है, और उसके बाद में वो लालच में आता है, और अंत में वो क्या है, अन्याय में डूब जाता है, अन्याय में ग्रसित हो जाता है, दब जाता है। माइंड नंबिंग टॉयल्स किल्स देयर होप्स। माइंड नंबिंग का मतलब होता है दिमाग को थकाने वाली जो टॉयल होती है, किल्स देयर होप्स, वो उनकी आशाओं को मार देती है, उनके सपनों को मार देती है भाई। The Bengal makers of the Firozabad were not able to organize themselves into a cooperative because they had got trapped in the vicious circle, ये यहाँ पे ये नहीं है, vicious circle of the साहूकार्स, द मिडिलमैन्स, द पुलिसमैन्स, ये भी नहीं है यहाँ पे, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस, क्योंकि वो अपना संगठन नहीं बना सकते, क्योंकि वो अपने जैसे साहूकार है, बिचौलिए हैं, पुलिस वाले हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, इनके चक्कर में फंस चुके हैं। टुगेदर दे हैड इम्पोज्ड टू ए बैगेज ऑन द पीपल, ये नहीं है, विच दे कुड नॉट पुट डाउन, और उन पे इतना वजन डाल दिया गया है कर्जे का कि वो उससे उतार ही नहीं सकते हैं, इसलिए वो अपना संगठन नहीं बना सकते हैं। इसमें एक लाइन और आ सकती थी, वो अगर संगठन बनाएंगे तो उन्हें कुछ इलीगल करने के चक्कर में जेल में भेज दिया जाएगा, ये भी कर सकते हो। अब ये चैप्टर शायद हो गया पूरा, नहीं रहा, ये देखो ये रहा प्रश्न, अच्छा तो बड़ा प्रश्न है भाई, इसके बाद शायद नहीं है, हाँ इसके बाद नहीं है भाई। गार्बेज टू दैम इज गोल्ड, हाउ डू रेक पिकर्स ऑफ द सीमापुरी सर्वाइव। दोनों पर्सन ठीक है, दो अलग है। गार्बेज है उनके लिए सोना है, और वो अपना जीवन यापन कैसे करते हैं, इतनी सी बात देखो। गार्बेज फॉर द रेक पिकर्स ऑफ सीमापुरी इज कंसिडर्ड टू बी नथिंग लेस देन गोल्ड, यानी कचरा है उनके लिए, रेक पिकर्स के लिए, सीमापुरी के रेक पिकर्स के लिए सोने से कम नहीं है। पिकिंग गार्बेज हेल्प्स देम टू अर्न देयर डेली ब्रेड, सबसे पहले तो कचरा उठाने से उनको डेली ब्रेड का मतलब रोजाना का खाना। गिव्स देम ए रूफ ओवर देयर हेड, उनके छत पे छत आती है इसी से। एंड इज देयर ओनली मीन्स ऑफ द लाइवलीहुड, उनके जीवन यापन का एकमात्र साधन है। एंड सर्वाइवल, जिंदा रहने का। फॉर द इनोसेंट चिल्ड्रेन गार्बेज इज रेप्ड इन द वंडर एज द मार्वल एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ द फाइंडिंग ए कॉइन, और बच्चों के लिए एक बहुत ही आश्चर्यजनक चीज जहां से उनको कुछ कॉइन, सिक्के वगैरह मिल जाए, ए करेंसी का नोट मिल जाए, या क्यूरियो दैट सस्टेन देयर होप्स, और कोई आकर्षित चीज मिल जाए जिससे उनकी आशाएं बनी रहती हैं कि कचरे में जाएंगे तो वहां से हमें ये मिल सकता है, ये बात हो सकती है। दीज चिल्ड्रेन ग्रो अप टू बिकम पार्टनर्स इन सर्वाइवल विथ देयर पेरेंट्स, और यही वो बच्चे हैं जो अपने माता पिता के साथ चले जाते हैं और जीवन यापन में साथ देते हैं। इसके बाद हाँ, सीमापुरी हाउसेज अराउंड 10,000 रेक पिकर्स मोस्टली बांग्लादेशी रिफ्यूजीज। सीमापुरी के पास बात करें तो लगभग 10,000 घर हैं जो कि बांग्लादेश से आए हुए हैं, who have lived there for more than 30 years without an identity, और बिना किसी पहचान के 30 साल से रह रहे हैं वहाँ पे, and without permits, बिना किसी अनुमति के रह रहे हैं। These people live in mud structures with roofs made of tin and tarpaulin, और वो जो लोग हैं वहाँ पे टारपुलिन की छत, जैन तिरपाल वाली छत नहीं होती क्या, या टेन वगैरह नहीं होती, ऐसे घर में रह रही हैं। उनको चाहिए क्या भाई ऐसे लोगों को? द राशन कार्ड्स दैट इनेबल दैम टू गेट देयर नेम्स ऑन द वोटर्स लिस्ट, राशन कार्ड से उनका वोटर लिस्ट में नाम आ जाता है। एंड इनेबल दैम टू बाय ग्रेन, और राशन कार्ड से उनको अनाज मिल जाता है सरकारी पे। एंड गार्बेज आर देयर मीन्स ऑफ द सर्वाइवल, और कचरा उनके जीवन का साधन हो जाता है, जीवन यापन का। फूड इज मोर इंपॉर्टेंट देन फॉर सर्वाइवल इन द आइडेंटिटी, यानी सीमापुरी में जीवन यापन करना है तो उनके लिए भोजन ज़्यादा आवश्यक है आइडेंटिटी के बजाय, पहचान पत्र के बजाय। तो ये हो जाता है आपके सीमापुरी यानी लोस्ट स्प्रिंग वाला चैप्टर कंप्लीट। बढ़िया है, अच्छा है, क्वेश्चन पुटअप होगा इसमें से।
इसके बारे में बात करते हैं नेक्स्ट आता है आपके पास डीप वाटर। ये चैप्टर कौन सा है सर? ये वो चैप्टर है जिसमें अपने पास जो डगलस होते हैं वो तैरना सीखता है, लेकिन तैरते समय उसके साथ कौन सी समस्याएं, कौन सी घटनाएं घटित होती हैं उनका वर्णन भी करता है। उसके बाद में कैसे उस पानी के भय पे काबू पाता है। यानी कहने का मतलब जो वो छोटा बच्चा होता है 10-11 साल का होता है, तो एक बच्चा आता है पहलवान जैसा है ना, वो उसको उठा के पानी में फेंक देता है। उसके बाद में उस तालाब में जाने से भी डरने लगता है और पानी का जो डर है वो उम्र के साथ उसके साथ चलता है, लेकिन बाद में वो इंस्ट्रक्टर रखता है, उसके बाद में वो उसको तैयार करता है, सब कुछ सिखा देता है। वो सारी घटनाएं इसमें होती है। तो घटनाएं तो सारी नहीं बताऊंगा, पर्सनों की बात करनी है, घटनाओं के लिए अलग से तैयार करेंगे। तो देखो सबसे पहला जो पर्सन है वो क्या है? व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट? वो कौन सी घटना है जिसके बारे में विलियम डगलस है वो बातें करता है? तो वो घटना वही है जो शुरू में अपन पढ़ते हैं। देखो क्या, डगलस रिफर्स टू द ड्राउनिंग एपिसोड एट द YMCA स्विमिंग पूल एज ए मिस एडवेंचर। देखो अपने पास डगलस है, वो एक डूबने की घटना यानी YMCA तालाब में डूबने की घटना को मिस एडवेंचर के नाम से बताता है हमें। क्या एट द टाइम द ऑथर वाज परहैप्स 10 और 11, यानी जब वो लगभग 10 से 11 साल का था, ओल्ड, हाँ, एंड हैड ओनली जस्ट बिगन टू लर्न टू स्विम बाय एलिमिनेटिंग अदर्स, और जब उसने तैरना सीखा ही था दूसरों की नकल करके। ही बिगेन ड्राउनिंग आफ्टर थ्रोन इनटू द पूल बाय समवन, तो उसको बाद क्या होता है, कोई फेंक देता है, एक पहलवान जैसा बच्चा आता है उसको उठा के ऐसे कैसे फेंक देता है। उसके बाद उस घटना में ही डेवलप्ड ए ग्रेट फोबिया ऑफ वाटर। फोबिया का मतलब होता है किसी चीज से डरना, तो उसमें पानी का फोबिया आ गया। And as a result of his fight to the surface and avoid drowning, which prevented him from participating in water related activities for many years. और ये जो पानी में डूबने की घटना वो उसको इतना जकड़ लेती है कि वर्षों तक वो पानी में जितनी भी गतिविधियां होती हैं, मछली पकड़ना है, तैराकी करना है, कैन्यूइंग करना है, वो सारा कुछ उनसे दूर हो जाता है। ये होती है मिस एडवेंचर, जिसके बारे में बात करता है, किसी भी प्रकार से पूछ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है व्हाट वर द सीरीज ऑफ द इमोशंस एंड द फियर्स दैट डगलस एक्सपीरियंस व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल, व्हाट प्लान्स डिड ही मेक टू कम सरफेस। देखो ये पर्सन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, क्योंकि ये पर्सन है ना आपको शॉर्ट तरीके से मैंने आगे करवा रखा है। तो चलो मैं पढ़ देता हूँ। व्हेन डगलस वाज थ्रोन इनटू द पूल ही एक्सपीरियंस्ड अ मिक्स ऑफ द फियर, पैनिक एंड द टेरर एज ही वेंट डाउन। यानी जब उसको फेंक दिया तो विभिन्न प्रकार के उसके अंदर पहले वो जो मोमेंट्स होते हैं वो आते हैं। ही इनिशियली प्लान्स टू जंप अपवर्ड व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम। सबसे पहले तो उसने सोचा कि मेरे पैर जैसे ही तल पे टकराएंगे मैं जंप करके आ जाऊंगा। रीच द सरफेस एंड द पेडल टू द एज, बट हिज प्लान्स वर थ्रोटेड बाय द वाटर्स रेजिस्टेंस एंड हिज ग्रोइंग फियर। He felt a sense of the helplessness, terror, and being overwhelmed as a struggle to stay afloat. Repeated attempts to reach the surface exhausted him, and he was eventually gripped by the stark terror and the feeling of the impending death. अब यही जो आंसर है ना, अपने एक छोटा सा प्रश्न इसका बनाएंगे, उसके आगे सेम यही लगभग मिलता जुलता यही करवा दूंगा मैं। चलो नेक्स्ट आता है हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस। दिस का मतलब ये जो डूबने वाली घटना है वो उसको कैसे प्रभावित करती है। 2 अंक का आ सकता है, पक्का आ सकता है। देखो द नियर डेथ एक्सपीरियंस ऑफ द ड्राउनिंग हैड ए प्रोफाउंड साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस ऑन इट। ये जो डूबने का अनुभव था, उसका भयानक जो डूबने का अनुभव था, ये बिल्कुल अपने पास मनोवैज्ञानिक तौर से है ना, साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक तौर से उसको बहुत अधिक प्रभावित करता है, प्रभाव डालता है। फॉर मेनी ईयर्स, कई वर्षों तक, ही हैड सेवरली डिस्टर्ब्ड इमोशनल इक्विलिब्रियम। अपने पास उससे बहुत ही वर्षों तक प्रभावित रहता है। ही वॉज डिप्राइव्ड ऑफ द एनी वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज सिंस ही कुडंट स्टैंड बीइंग नियर वाटर। और कई वर्षों तक वो पानी की गतिविधियों से दूर रहता है, क्योंकि पानी के पास खड़ा भी नहीं रह सकता था वो। वाई वॉज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर। बढ़िया क्वेश्चन है, पर्सन कैसे भी पूछ सकता है। डगलस लेमेंटेड नॉट बीइंग एबल टू पार्टिसिपेट इन द एक्वाटिक एक्टिविटीज। एक्वाटिक का मतलब पानी वाली जलीय विधि, जो गतिविधियां हैं उनमें भाग नहीं ले सका। सच एज कैन्यूइंग, छोटी नाव को कहते हैं, बोटिंग होता है, स्विमिंग होता है, फिशिंग होता है, एंड सो ऑन। ऐसी कई गतिविधियों से वो दूर हो गया बेचारा, डरने। अरे मौत का डर बहुत भयानक होता है।
द डिजायर टू एंजॉय देम एंड the need to regain his lost trust in the water drove him to attempt every possible method to overcome his anxiety। यानी करने का मतलब है सारा कुछ वो अपनी प्रतिक्रिया करता है कि डूबने की जो चिंता होती है वो बाहर आ जाती है, तो इनसे बचने के लिए बाय हायरिंग ए स्विमिंग कोच, सबसे पहले उसने कोच इंस्ट्रक्टर हायर किया। ही वॉज अल्टीमेटली एबल टू ओवरकम हिज मेंटल डिसेबिलिटी, और अंत में वो अपनी मानसिक जो अयोग्यता थी उस पर काबू पा लेता है। अंत में हम देखते हैं चैप्टर में वो कहाँ जाता है ना, लेकवर्थ के पास जाता है, वार्म लेक जो होती है वहाँ पे भी जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट है हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर। बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लो है ना, ध्यान से समझ लेना। द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस पीस बाय पीस, यानी टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे, यानी कहने का मतलब छोटे छोटे टुकड़े करके अपने पास वो इंस्ट्रक्टर है डगलस में से एक स्विमर तैयार करता है। कैसे, जैसे मैं आप लोगों को पहले टेंस सिखाता हूँ, उसके बाद पैसिव वॉइस सिखाता हूँ, उसके बाद नरेशन सिखाता हूँ, वैसे ही। For 3 months he held him high on a rope attached to his belt। सबसे पहले तो वो एक रस्सी के सहारे उसको बेल्ट अपने उसके सीने पे पीछे बांध देता, उस रस्सी के सहारे 3 महीने तक तैयार करता है। He went back and forth across the pool, वो अपने पास उसके साथ आगे पीछे चलता रहता था, यानी अब यहाँ से पुल से शुरू हुआ फिर वापस आए, ऐसे करना। पैनिक साइज्ड द ऑथर एवरी टाइम, प्रत्येक बार भाई वो तो होता ही है दुख, वो पानी में जैसे ही जाएंगे बिल्कुल भय आ जाता है। द इंस्ट्रक्टर टॉट डगलस टू पुट हिज फेस अंडर वाटर, सबसे पहले तो उससे को पानी में अपना मुंह रखना सिखाया, एंड एक्सेल, और पानी जब मुंह में मैं क्या बोल रहा हूँ, पानी में जब मुंह होता है तो अपनी सांस बाहर छोड़े, एंड टू रेज हिज नोज एंड इनहेल, और बाद में अपने सर को बाहर निकाले और सांस अंदर ले, ये दोनों स्किल सिखाई। देन डगलस हैड टू किक विथ हिज लेग्स, उसके बाद उसके पैरों से किक करना सिखाया। फॉर मेनी वीक्स टिल दीज रिलैक्स्ड, और कई सप्ताह तक उसके बाद उसको थोड़ा सा से आराम महसूस होता है। आफ्टर 7 months द इंस्ट्रक्टर टोल्ड हिम टू स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, और 7 महीने बाद उस पुल की लेंथ यानी लंबाई को तैरने के लिए कहता है। इस तरीके से आपका वो तैयार हो जाता है स्विमर। नेक्स्ट बात करें तो व्हाई डिड विलियम डगलस एवर्जन टू वाटर बिगिन विथ ए ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस एट बीच, यानी बीच वाली घटना याद आई क्या आप लोगों को? हाँ सर, कौन सी? वही जब डगलस अपने पास 4 से 5 साल का था, तब उसके पिता उसे कैलिफोर्निया बीच पे लेके गए थे। उसके बाद में वो जो पानी था ना, सर्फ जो धारा थी, वो अपने पास फादर के तो घुटने तक आ रही थी, लेकिन उसके तो ऊपर से आ गई। उस समय वो ट्रॉमेटिक में आ गया था, यानी बिल्कुल उससे ग्रसित हो गया था। When he was 3 or 4, अच्छा 3 और 4 है भाई, 5 और 5 मैंने 4 और 5 बोल दिया, कोई बात नहीं। Old his father had taken him to the beach in California, वो कैलिफोर्निया में उसके पिता उसको बीच पर लेके गए थे। While standing in the surf, जब वो अपने पास, सर्फ का मतलब वो जो धारा किसको कहते हैं, जल धारा जो आती है ना, धाराएं, पानी की जो लहर है, हाँ लहर बोल रहा हूँ मैं, धारा बोल रहा हूँ। A wave knocked him down, एक वेव जो थी ना, एक दो अपने पास जल धारा जो थी वो उससे टकराती है, एंड स्वेप्ट ओवर हिम, और वो उसके ऊपर से निकल जाती है, यानी वो उसको बहाती है और पानी ऊपर की आता है। तो बाद क्या होता है, लिविंग हिम ए ब्रीथलेस, और इससे क्या होता है, सांस नहीं ले पाता है, सांस रुक जाती है, एंड टेरिफाइड, और उससे बहुत ज्यादा डर जाता है। बच्चा ही तो होता है। दिस इंस्टिल्ड ए डीप सीटेड फियर ऑफ द वाटर दैट परसिस्टेड फॉर मेनी ईयर्स, और इससे पानी का जो डर है कई वर्षों तक उसमें रहता है। ये ट्रॉमेटिक घटना है उसकी। नेक्स्ट बात, ये कैसे भी आ सकता है भाई प्रश्न, हाँ ध्यान से समझ लेना। नेक्स्ट बात करें इसमें तो नेक्स्ट है हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कंकर्ड द ओल्ड टेरर। दोनों प्रश्न जो इससे पहले मैंने बताया था, ध्यान से समझ लेना। Even after the swimming training was over, Douglas wasn't confident, हाँ नहीं यहाँ पे over, यहाँ पे डॉट है भाई। जब अपने पास ये उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई तैराकी के बारे में, डगलस वाजंट का मतलब ये ऐसे भाई, वाजंट है ना, थोड़ा सा ध्यान से समझ, वाजंट कॉन्फिडेंट अबाउट हिज स्विमिंग, लेकिन फिर भी वो अपने स्विमिंग के बारे में कॉन्फिडेंट नहीं था, अनुभव, अरे कॉन्फिडेंस नहीं था रहा, कहते ना सर कॉन्फिडेंस की वजह से हार गया। हाँ, दैट ही हैड ओवरकम द फियर, कि मैं डर पे काबू पा चुका हूँ, उस पे भरोसा नहीं था। तो उसने क्या किया भाई, ही वॉज डिटरमाइंड टू कंप्लीटली गेट रिड ऑफ इट फॉर एवर, वो निश्चय कर चुका भाई कि मुझे पूर्णतया छुटकारा पाना है डर से। ही स्विम अलोन इन द पूल, सबसे पहले तो वो पूल में अकेला तैरा। ही वेंट टू लेक वेंटवर्थ, सबसे पहले वो लेक जो अपने पास झील थी वेंटवर्थ, उसमें गया। टू डाइव, उसमें डाइव लगाने के लिए, तैरने के लिए।
देयर ही ट्राइड एवरी पॉसिबल स्ट्रोक ही हैड लर्न, और उसने वो हर एक स्ट्रोक तैयार किया, अंदर जाना बाहर आना, है ना, सारे लेफ्ट राइट स्ट्रोक सारे लगाए उसने। ही फोर्ट बैक द टाइनी वेस्टिजेस फॉर टेरर, और उससे बाद वो जो छोटे छोटे डर के भाव आए ना अंदर, उनसे भी लड़ा। दैट ग्रिप्ड हिम इन द मिडल ऑफ द लेक, और जब वो झील के बीच में पहुंचा तो छोटे छोटे डर की भावना अंदर आ जाती है, डर तो डर होता है। फाइनली इन द हिज डाइविंग एक्सपेडिशन इन द वार्म लेक, लेकिन अंत में जब वो वार्म लेक में पहुंचा, ही रियलाइज दैट ही हैड ट्रूली कंकर्ड हिज ओल्ड टेरर, और उसको विश्वास हो गया, हाँ अब पानी का डर है, उससे हम आज़ाद हो गए हैं, है ना, ऐसा उसने मान लिया था। अब बात करते देखो नेक्स्ट आता है हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। बिल्कुल ये और ये प्रश्न सेम से होते हैं, है ना, तो इसका इसमें भी कर दोगे तो मेरी तरफ से तो नंबर है आप लोगों के लिए। देखो ही गॉट एन इंस्ट्रक्टर, सबसे पहले उसने इंस्ट्रक्टर लिया, एंड फॉर हिमसेल्फ हु वर्कड ऑन डगलसेस फियर वेरी मेथडिकली, उसने बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से काम किया भाई इस पे। With his help, Douglas began to learning to be at ease in water. उसकी सहायता से उसने पानी में आसानी से तैरने की ट्रेनिंग ली भाई। After this, he practiced exhaling, inhaling in the water to eliminate the fear of the putting his head inside the water. उसके बाद में उसने सर पानी के अंदर रखते हुए सांस छोड़ना, उठाकर सांस अंदर लेना, ये प्रक्रिया अपनाई। Then he moved on the master individual steps of the swimming which were, और अंत में बाद में वो जो मास्टर स्ट्रोक होते हैं, मास्टर जो तैरने की कला होती है, उसमें फाइनली इंटीग्रेटेड इनटू ए कंप्लीट एक्सपीरियंस ऑफ द स्विमिंग, और उसके बाद में सभी को एक साथ जोड़ के बाय हिज इंस्ट्रक्टर आफ्टर अबाउट 6 मंथ, और लगभग 6 महीनों बाद, ये 7 मंथ होना चाहिए भाई यहाँ पे, है ना, 7 मंथ्स है यहाँ पे, 7 months, Douglas could not only swim well but was also free of the fear to a great extent, और उसने भाई बाद में अपने पास पानी से भी डर की मुक्ति पा लेता है। एट दिस स्टेज डगलस जर्नी ऑफ ट्रूली ओवरकमिंग हिज फियर टू इट्स टीनिएस्ट वेस्टेजेस बिगिन, जो छोटे छोटे अपने पास पिछले वाले पर्सन में पढ़े थे वो जो आए थे। ही स्विम अलोन इन द पूल, बाद में क्या वेंटवर्थ लेक वेंटवर्थ में भी गया, और उसके बाद ही ट्राइड एवरी पॉसिबल स्ट्रोक ही लर्नड, फाइनली इन हिज डाइविंग एक्सपेडिशन इन द वार्म लेक ही कंकर्ड हिज फियर कंप्लीटली। ये सेम मैंने बताया ना, बस थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है, बाकी सेम है भाई। ये शायद चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। हाँ, एडिशनल क्वेश्चन भी है भाई इसमें, कुछ एक प्रश्न बनते हैं वो मैं बता देता हूँ। क्या है, वाई डिड डगलस गो टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, लेक वेंटवर्थ में क्यों गया न्यू हैम्पशायर में, तो देखो बताते हैं। डगलस वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर टू सी इफ ही स्टिल फियर्ड वाटर। सबसे पहले तो वो जांच करना चाहता था मुझ में अभी भी डर है क्या, डर जिससे हम डरते हैं, लगता है कि अब डर नहीं लगेगा उससे, तो बाद में हम अकेले जाकर वहां पे चेक करते हैं कि डर तो नहीं लग रहा अपन को, सारा कुछ चेक करते हैं। ही वाजंट श्योर इफ हिज फियर ऑफ वाटर हैड गॉन अवे डिस्पाइट हिज रिगोरस स्विमिंग प्रैक्टिस, यानी करने मतलब इतनी प्रैक्टिस करने के बाद में उसका डर गया है कि नहीं गया है ये जानने के लिए। सो ही डिसाइडेड टू टेस्ट हिज स्विमिंग एबिलिटीज एट लेक वेंटवर्थ, इसलिए वो अपनी लेक वेंटवर्थ में अपनी योग्यताओं अपनी क्षमताओं को देखना चाहता था। ही डोव इनटू द लेक एंड इट्स वाजंट अंटिल he had swum across the shore and the back that he knew his fear of water was gone, और उसने बाद में पता कर लिया भाई यहाँ इधर से उधर जाकर तैर करके हाँ अब मेरा डर चला गया है। What did Douglas learn from his experience at the YMCA pool? देखो पर्सन कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं पढ़ देता हूँ। Douglas was deeply affected by his drowning experience at the YMCA pool. He became terrified of the death. He had felt both the sensation of the death and the terror that fear of the death can cause. As a result, his desire to live grew stronger. He gradually overcame his fear of swimming and they learned to swim. ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं नहीं करूँगा। नेक्स्ट आता है विच टू फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस डिड डगलस हैव इन वाटर इन द हिज चाइल्डहुड के दो डर कौन से बैठते हैं पानी के बारे में, एक तो जब वो 3 से 4 साल का था और एक 10 से 11 साल का था, तो दोनों घटनाएं। डगलस फर्स्ट टेरिफाइंग एक्सपीरियंस विथ वाटर अकर्ड व्हेन ही वाज 3 or 4 years old। पहली तो घटना 3 से 4 साल का था। While surfing at the California beach, he was knocked down by the waves. He had been terrified at the time. सबसे पहले तो वो वहाँ पे
Years later, कई वर्षों बाद, his experience at the YMCA pool brought back unpleasant memories of being thrown into the deep end of the pool by an 18-year-old boy। और दूसरी घटना 10 से 11 साल का था तब हुई थी। एक 18 साल के लड़के ने उसको उठाकर पूल के अंतिम गहराई वाले हिस्से में फेंक देता है। डगलस डेवलप्ड ए फियर ऑफ वाटर एज ए रिजल्ट ऑफ बोथ ऑफ दीज एक्सपीरियंसेस। और इसी से अपने पास दोनों अनुभव अपने अंदर समा लेता है, उसके अंदर पानी का भय छा जाता है। ये हो जाता है आपका चैप्टर नंबर डीप वाटर कंप्लीट। नहीं अभी और भी है, देखते हैं। हाँ नहीं अभी तो क्वेश्चन है भाई इसमें। चलो ठीक है पढ़ते हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं। अब बनाए हैं तो पढ़ेंगे। हाउ डिड विलियम डगलस अवर्जन टू वाटर बिगिन। ये तो आ गया, रिपीट हो गया भाई, पहले भी बता दिया था, अभी भी बता दिया। हाउ डिड विलियम डगलस एवर्जन टू वाटर, ये बिगिन दोनों सेम कैसे हो गए? हाँ रिपीटेड है भैया, ये रिपीटेड हो गए, कोई बात नहीं है, रिपीटेड हो गए तो कोई बात नहीं। चलो आगे चलते हैं। हाउ डिड विलियम डगलस एवर्जन, अरे ये सेम कैसे आ गए, कैसे आ गए? हाँ भाई ये सेम ही आ गए भाई, रिवीजन हो गया, ये भी सेम हो गया, रिपीट हो गया, कोई बात नहीं है। पेज एक्स्ट्रा कर दिए है ना, पेज एक्स्ट्रा हो गए रहे तो ये भी चाहे रहने देते हैं ना, ये पढ़ा दिया मैंने तो मैं इसको रहने देता हूँ। अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर लेते हैं। द रेट ट्रैप, ये कौन सा है? इस चैप्टर की बात करें तो एक चूहेदानी बेचने वाला होता है सर इसमें, और वो चूहेदानियाँ बेचता है, फटे पुराने कपड़े पहनता है। एक दिन वो ऐसे चक्कर काट रहा होता है और एक जंगल के किनारे कुटिया में अपने पास शरण लेता है। शरण लेने के बाद में जो कुटिया का मालिक होता है उसको 30 करोनर के, अपने पास 10-10 के 3 करोनर नोट दिखा देता है। बाद में उसके मन में लालच आता है, सुबह उठकर वो जाते हैं, फिर वापस आता है, आधे घंटे बाद में उसके पैसे लेकर चले जाता है और जंगल के रास्ते से जाता है। जंगल के रास्ते में वो अपने पास क्या है खो जाता है, डर लगता है। वो आयरन फैक्ट्री जो होती है उसके धमकी हथौड़ की आवाज़ सुन के वो वहाँ जाता है। वहाँ से बाद में एक शाही घर पहुँच जाता है। शाही घर पहुँचने के बाद में उसका सम्मान किया जाता है। वो ये मानता है कि ये तो कैप्टन वॉन स्टैनले है ना। याद आ गई होगी कहानी, अब पूरी कहानी याद आ गई। हाँ पूरी कहानी याद आ गई तो प्रश्नों को देख लेते हैं, क्योंकि आज की क्लास तो अपनी प्रश्नों की होने वाली है ना, तो सारी बात कर लेते हैं। अच्छा, फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रेड ट्रैप। अच्छा प्रश्न है, पहला ही प्रश्न अच्छा प्रश्न है। अच्छे प्रश्नों की बात करते हैं। देखो, द पेडलर हैड बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रैप्स व्हेन सडनली ही वाज स्ट्रक बाय द आइडिया। हाँ, रेड ट्रैप क्या, वो जो बेचने वाला था भाई, ये जो घुमक्कड़ था, वेंडर था, ये क्या करता था रेड ट्रैप बेचने वाला? ये जब भी रेड ट्रैप अपने लेके चलता रहता तो अपने चूहेदानियों के बारे में सोचता रहता था। तो ऐसे एक दिन चूहेदानियों के बारे में सोच रहा था और मन में एक विचार आया भाई। उसके विचार क्या है? दैट द होल वर्ल्ड वाज नथिंग बट ए बिग रेड ट्रैप। उसके मन में ये विचार आया कि दुनिया क्या है? दुनिया कुछ नहीं है, एक बड़ी सी चूहेदानी है। इट एग्जिस्टेड ओनली टू सी बेट्स फॉर सेट बेट है भाई, सेट बेट्स फॉर पीपल। ये लोगों के लिए केवल लालच दिखाती है। दुनिया बड़ी कमीनी चीज होती है, लालच दिखाती है। किसका दिखाती है? देखो, इट ऑफर्ड रिचेज, अमीरी दिखाती है, आनंद दिखाती है, घर के सनापना दिखाती है, भोजन दिखाती है, हीट गर्मी, क्लोथिंग कपड़े दिखाती है। इन द सेम मैनर एज द रेड ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पॉक्स। कैसे? जैसे चूहेदानी में अपन चीज रख देते हैं, पोर्क का मतलब सुअर का मांस वगैरह लगा देते हैं, खुली छोड़ देते हैं, चूहा आता है, अंदर जाता है और फंस जाता है। दुनिया कैसे चूहेदानी? क्योंकि दुनिया में अपन को अरे यार ये गाड़ी आई है, बढ़िया खरीदेंगे, तो उस लालच में आ जाता है। यार घर बनाएंगे, वो उस लालच में आ जाता है। ये सारे लालच ही तो हैं। तो ये लालच हमें क्या करते हैं? एंड एज सुन एज समवन लेट हिमसेल्फ बी अटेम्प्टेड टू टच द बेट, और जब भी कोई उस लालच को छूने की कोशिश करता है, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, और ये उसके ऊपर बंद हो जाती है। एंड देन द एवरीथिंग केम टू एन एंड, और फिर अपनी दुनिया हमारा एक अंत की ओर आ जाता है। फिर अचानक अंत आ जाता है। बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं, वाई वॉज ही अम्यूज बाई दिस आइडिया। अच्छा, ये जो दिमाग में आया ना विचार, उससे आनंदित कैसे हुआ है कि दुनिया एक चूहेदानी है? क्यों आनंदित हुआ? देखो, हिज ओन लाइफ वॉज सैड एंड मोनोटोनस। उसकी जीवन जो था ना बड़ा ही दुखी था और एकाकी था। एकांत, मोनोटोनस का मतलब नीरस जिसको कहते हैं, जिसमें कोई रस नहीं होता, बस ऐसे बेजान चेहरा लिए हुए फिरा रहता है, वो होता है। अपने जीवन में नहीं रखना है। ही वॉक्ड लिबरसली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पे थका हुआ सा ऐसे चलता रहता है ना। मैं भी थक जाता हूँ पढ़ाते पढ़ाते, आप तो आनंद नहीं लेते हो। हाँ, द वर्ल्ड हैड नेवर बीन काइंड टू हिम। दुनिया कभी उसके प्रति दयावान नहीं थी भाई। कहाँ से होगी?
सो ड्यूरिंग हिज ग्लूमी प्लॉडिंग्स, और इसी ड्यूरिंग प्लॉडिंग्स का मतलब होता है ऐसे निरर्थक यात्राओं के दौरान, दिस आइडिया बिकेम हिज फेवरेट पास टाइम, ये जो विचार आता था ना उसके दिमाग में, ये उसका पास टाइम बन गया भाई, समय बिताने वाला समय वो बन गया भाई मोमेंट। कैसे, मैं बता देता हूँ। जब आपने अकेले बैठे रहते हो, कोई घर में नहीं होता, तो फिर आपके मन में एक सपना आ जाता है, फिर उस सपने के बारे में सोचते 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 आपका टाइम पास होने लगता है, तो बस ये उसका टाइम पास हो गया। इसके बाद ही वॉज अम्यूज्ड बाय हाउ पीपल लेट देमसेल्व्स बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर, और वो बात इस बात पे आनंदित होता था कि लोग अपने आप को कैसे इस भयानक जाल में फंसा लेते हैं। हाउ अदर्स वर स्टिल सर्कलिंग राउंड द बेट, और दूसरे जो है ना वो उसके चक्कर काट रहे होते हैं कि ये निकले तो हम जाए, ये नहीं, तो एक दूसरे को देख के अपने पास दुनिया उस चुएदानी में चली जाती है। बढ़िया क्वेश्चन है भाई। Next, did the peddler expect the kind of the hospitality that he received from the crofters and why? देखो सबसे पहले तो बात करते हैं, क्वेश्चन ठीक नहीं है लेकिन पढ़ा देता हूँ। द क्रॉफ्टर सर्व्ड हिम अ पोरिज फॉर सफर एंड द तंबाकू फॉर हिज पाइप, सबसे पहले तो उसको दलिया परोसता है, बाद तंबाकू उसकी पाइप के लिए रखता है। ही आल्सो प्लेड अ गेम ऑफ कार्ड्स विथ हिम टिल बेड टाइम, और सोने के समय तक ताश खेलता उसके साथ। This hospitality was unexpected as people usually made sore faces when the peddler asked for shelter, और ये उसके लिए अनएक्सपेक्टेड थी भाई, उसको नहीं आशा थी कि इतना कुछ करेगा वो, क्यों, क्योंकि लोग हमेशा उसके प्रति घृणास्पद जो चेहरा है वो बनाते थे, तो उसको आशा नहीं थी कि ऐसा होगा। ये हो जाता है। प्रश्न आपके पास दूसरे तरीके से पूछ सकता है, आंसर बढ़िया है इसका। नेक्स्ट बात करते हैं, वाई वॉज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव एंड द फ्रेंडली विद द पेडलर। हाँ, ये प्रश्न भी ठीक है। प्रश्न कैसे ठीक है, वो कैसे उसके साथ टॉकेटिव था और फ्रेंडली क्यों हुआ भाई, क्योंकि वो अकेला था, हमें याद आ गई। देखो, द क्रॉफ्टर वाज सो टॉकेटिव एंड द फ्रेंडली विद द पेडलर बिकॉज ही हैड नो वाइफ और चिल्ड्रन, क्योंकि उसके ना तो पत्नी थी ना बच्चे थे, अकेला रहता था। ही वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस, और अपने अकेलेपन में किसी को पाकर बड़ा खुश होता है। सेकेंडली, ही वॉज क्वाइट जनरस विथ हिज कॉन्फिडेंसेस, और वो अपने आत्मविश्वास के प्रति बड़ा उदारवान व्यक्ति था। बात करते हैं, देखो नेक्स्ट है, व्हाई डिड ही शो द 30 क्रोनर टू द पेडलर, उसने 30 क्रोनर क्यों दिखा दी भाई उसको, क्योंकि वो बड़ा ईमानदार था और विश्वास दिलाना चाहता था कि देख मेरे पास, जब उसने कहा ना मेरे पास पैसे हैं, तो उसको विश्वास नहीं हुआ, इसलिए। The crofter had told the peddler that by selling his cow's milk to the creamery he had received 30 kroner in the payment, जब उसने ये कहा ना कि वो अपनी गाय का दूध बेचकर, यानी डेयरी पे दूध बेच के 30 क्रोनर कमा लेता है, तो उसको यकीन नहीं हुआ। The peddler seemed to doubt it, पेडलर को थोड़ा संदेह, 30 क्रोनर कमा भी सकता है क्या ये, तो ये सो इन ऑर्डर टू अश्योर हिज गेस्ट ऑफ द ट्रूथ ही सोल्ड द 30 क्रोनर टू द पेडलर, और अब ये विश्वास दिलाने के लिए पेडलर को कि हाँ इसके पास है वास्तव में, वो उसको दिखा देता है। कभी कभी नहीं होता, अरे मेरे पास आईफोन है घर पे, तो बाद में दोस्त सोचते हैं यार इसके पास कहाँ से, आईफोन है तेरे का, तो बाद आपको क्या करना, दिखाना पड़ता जेब से, नहीं ये ले, है ना, ऐसे उसने कर दिया बेचारे ने। अब देखो, डिड द पेडलर रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिपोज्ड इन हिम बाय द क्रॉफ्टर, प्रश्न नहीं आएगा, चिंता मत करो, फिर भी मैं बता देता। नो, द पेडलर डिड नॉट रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिपोज्ड इन हिम बाय द क्रॉफ्टर एट द वेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी दैट ही गोट, ही स्मैश्ड द विंडो पैन, टुक आउट द मनी एंड हंग द लेदर पाउच बैक इन इट्स प्लेस, देन ही वेंट अवे, यानी उसने भाई उसके प्रति कोई कृतज्ञता नहीं दिखाई, क्योंकि उसने उसके पैसे चुरा लिए और पाउच, खाली पाउच रख के चला जाता है। बात करते देखो नेक्स्ट, व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू द ट्रैप। अच्छा, पेडलर को कब लगता है कि वास्तव में वो चुएदानी में फंस गया है, कब लगा भाई उसको, देखो मैं बताता हूँ कब लगा। द पेडलर रियलाइज्ड दैट ही मस्ट नॉट वॉक ऑन द पब्लिक हाईवे विथ द स्टॉलन मनी इन हिज पॉकेट। सबसे पहले तो बात यह आई कि जब उसने पैसे चुरा लिए तो पॉकेट में रखे, दिमाग में ये आता है कि अगर मैं पब्लिक हाईवे से जाऊंगा तो कोई भी पकड़ लेगा, तो पहले दिमाग में ये आया। उसके बाद ही वेंट इनटू द वुड्स, वो जंगल के रास्ते से हुआ, वुड्स का मतलब जंगल। ही केप्ट वॉकिंग विदाउट कमिंग टू एन एंड ऑफ द वुड्स, सबसे पहले तो वो जो जंगल में सुबह सुबह का समय था, तो सुबह तो चलता रहा, लेकिन जंगल का अंत नहीं आया भाई।
अब जंगल का अंत नहीं है यहाँ, तो फिर वो थक गया। व्हेन ही टायर्ड कंप्लीटली, और जब वो पूर्णतः थक गया, देन ही रियलाइज दैट ही हैड फॉलन इनटू द रेट ट्रैप, और फिर उसको एहसास हो गया अब तो मैं रेट ट्रैप में फंस चुका हूँ। He had let himself be fooled by a bet and had been caught in, और उसने एक लालच में आकर अपने आप को मूर्ख बना लिया और उसमें फंस गया। ये उसके दिमाग में आ गई। बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, व्हाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू द पेडलर एंड इनवाइट हिम होम। अच्छा, आयरन मास्टर उससे दया भाव से क्यों बात करता और उसे घर पे आमंत्रित कर देता। हाँ सर, जब वो आयरन मास्टर उसको देखता है तो उसको लगता है ये तो अपना भाईला है, अपनो भाईलो है। भाईलो कौन सो, अब वो अपने पास कैप्टन वॉन स्टैनले है। तो चलो पढ़ते हैं। देखो, द आयरन मास्टर वॉक्ड क्लोजली अप टू द पेडलर। सबसे पहले तो वो उसके पास निकट जाता है। इन द अनसर्टेन अनरिफ्लेक्शन फॉर्म द फर्नेसेस, वो भट्टी के पास बैठा था तो वो वहां पे जाता है। उसके बाद ही मिस्टूक द मैन एज हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड। सबसे पहले तो उसको गलत फहमी में मान लेता है कि उसका पुराना परिचित साथी था कैप्टन वॉन स्टैनले। सबसे पहले तो ही एड्रेस्ड द स्ट्रेंजर एज नील सोलोफ, वो उसको नाम से अरे नील सोलोफ ये कहता है। स्पोक वेरी काइंडली एंड इन्वाइटेड हिम सम होम, इसीलिए वो अपने पास उसको इन्वाइट कर देता है। ये गलतफहमी हो जाती है इसमें, और ये गलतफहमी दूर भी नहीं करता वो। नेक्स्ट बात है, व्हाई डिड द पेडलर डिक्लाइन द इनविटेशन। अच्छा, उस पेडलर ने वो इनविटेशन नकार क्यों दिया था भाई, मना कर दिया था। जब आयरन मास्टर ने कहा कि मेरे साथ चलो अपने घर पे, तो उसने मना कर दिया, ना मैं नहीं आऊँगा। क्यों? क्योंकि उसके मन में तो चोर था। तो देखो बात करते क्यों। द पेडलर न्यू दैट द आयरन मास्टर हैड मिस्टेकन हिम फॉर हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड। भाई आयरन मास्टर, वो जो अपने पेडलर था वो तो जान गया था गलती हो गई आयरन मास्टर से पुराने साथी के तौर पे। तो फिर हाँ, सेकेंडली ही हैड स्टोलन मनी, और दूसरी बात थी उसने पैसे चुराए थे 30 क्रोनर ऑन हिम। यानी कहने का मतलब दूसरी बात बताएं तो उसके अलग बात करें तो उसने 30 क्रोनर भी चुराए थे। गोइंग टू द आयरन मास्टर्स रेजिडेंस वुड बी लाइक एंटरिंग द लॉयंस डेन, और अगर वो उस आयरन मास्टर के घर जाएगा तो इसका मतलब है शेर की गुफा में धकेलना अपने आप को, इसलिए मना कर देता है। सो ही डिक्लाइंड द इन्विटेशन, और इसीलिए उसने उस आमंत्रण को ठुकरा दिया। हाँ, नेक्स्ट क्या है, व्हाट मेड द पेडलर एक्सेप्ट एडला विल्मनसन्स इन्विटेशन। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, उस पेडलर है ना, वो जब लड़की आती है एडला विल्मनसन तो उसका स्वीकार कर लेता, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। क्यों भाई, क्यों? क्योंकि वो लड़की थी। देखो, नहीं लड़की नहीं, उसके बोलने का तरीका देखो। मिस एडला विल्मनसन लुक्ड एट द पेडलर क्वाइट कंपैशनेटली, बिल्कुल उसका आकर्षक, बिल्कुल ऐसे प्रेम स्नेह पूर्वक उसको देखती है। सी नोटिस दैट द मैन वाज अफ्रेड, उसने ध्यान दिया कि वो आदमी डरा हुआ है। सी एश्योर्ड हिम दैट ही वुड बी अलाउड टू लिव जस्ट एज फ्रीली एज ही केम, वो उसको विश्वास दिलाती है प्रेम से कि तुम हमारे साथ जैसे आओगे वैसे आज़ाद हो जाने के लिए, ये कहती है उसको। सी रिक्वेस्टेड हिम टू स्टे विथ देम ओवर द क्रिसमस ईव, बस वो उसको कहती है कि क्रिसमस की संध्या पे वो उनके साथ रुके, बाद में चला जाए, बस यही तो कहा। हर फ्रेंडली मैनर मेड द पेडलर फील कॉन्फिडेंस इन हर। अब जो बोलने का तरीका था ना, उससे बड़ा प्रभावित हुआ, बड़ा विश्वास में आया उसके। एंड इन हर एंड एक्सेप्ट द हर इन्विटेशन, और इसीलिए वो उसका इन्विटेशन स्वीकार कर लेता है। ये है भाई। अब बात करते देखो नेक्स्ट है, व्हाट डाउट्स डिड एडला हैव अबाउट द पेडलर। पेडलर के बारे में क्या संदेह होते हैं एडला को। हाँ, लगता है ये आदमी डरा हुआ है, इसका मतलब या तो उसने कुछ चुराया है ना, या कहीं जेल से भागा हुआ है, ऐसे मन में आते हैं विचार भाई। जो डरा हुआ उसके बारे में ऐसे ही आते हैं मन। तो क्या है देखो, व्हेन एडला लिफ्टेड द पेडलर्स हेड, जब एडला ने उस पेडलर की टोपी को हटाया भाई, उसके बाद में ही जंप्ड अप अब्रप्टली, और वो जल्दी से हड़बड़ा कर उठा भाई। एंड seemed to be quite frightened, और बिल्कुल डरा हुआ दिखा। From his fear she thought that either he had stolen something, और उसके डर से उसने भाप लिया या तो उसने कुछ चुराया है, और he had escaped from jail, या वो जेल से भागा हुआ है, ये विचार लगा लिया। His appearance and behavior also left her in doubts whether he was actually एन एजुकेटेड मैन, और उसके ऐसे डर की भावना, उसका हाव भाव देख के उसको लगता है क्या कभी पढ़ा हो, वास्तव में पढ़ा लिखा था भी कि नहीं था, ऐसे संदेह भाव आते हैं उसके मन में। अब नेक्स्ट क्या है, व्हेन डिड द आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक। अच्छा, आयरन मास्टर को अपनी गलती का एहसास कब हुआ भाई।
अरे सर हाँ, जब वो आयरन मास्टर उसको घर ले आती है वो एडला, और सुबह उसको नौकर चाकर उसको नहलाते हैं, साफ सुथरा कपड़ा पहनाते हैं, और दिन की रोशनी में जब देखता है तो उसकी गलती दूर हो जाती है, उसकी गलतफहमी। देखो, नेक्स्ट मॉर्निंग द स्ट्रेंजर्स वाज क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड, अच्छे तरीके से साफ सुथरा था, अच्छे कपड़े पहने थे। द वॉलेट का मतलब नौकर होता है, हैड बाथेड हिम, नौकरों ने उसको नहलाया। कट हिज हेयर, उसके बाल काटे, एंड सेव्ड हिम, उसकी दाढ़ी वाड़ी बनाई। ही वॉज लेड टू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट, उसको डाइनिंग रूम में लाया गया खाने के लिए, नाश्ते के लिए। द आयरन मास्टर सा हिम इन ब्रॉड डे लाइट, उसको दिन की रोशनी में देखता है। इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस नाउ, लेकिन अब गलती नहीं कर सकता था अपने पुराने परिचित के रूप में। देन द आयरन मास्टर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड थ्रेटन्ड टू कॉल द शेरिफ, और वो उसको धमकी देता है, धमकाता है और पुलिस बुलाने के लिए कहता है। ये होता है इसका क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करें तो क्या है, व्हाट डिड द पेडलर से इन हिज डिफेंस व्हेन इट वाज क्लियर दैट ही वाज नॉट द पर्सन द आयरन मास्टर हैड थॉट ही वाज। हाँ, अपने सुरक्षा में क्या कहता है वो, अपने डिफेंस में, अपने बचाव में क्या कहता है, तो अपने बचाव में भी वो कहता है भाई, द पेडलर एक्सप्लेन्ड दैट ही हैड नॉट ट्राइड टू प्रिटेंड एज हिज ओल्ड एक्वेंटेंस। सबसे पहले तो वो ये कहता था भाई, मैंने थोड़ी बहाना किया था तुम्हारा साथी होने का। ही वॉज नॉट एट फॉल्ट, उसकी गलती नहीं है। ऑल अलोंग ही हैड मेंटेन्ड दैट ही वॉज ए पुअर ट्रेडर, और उसने ये भी बता दिया कि मैं तो पूरा मतलब गरीब व्यापारी हूँ। He had pleaded and begged to be allowed to stay in the forge, वह तो उस भट्टी में सोने के लिए, रुकने के लिए कहता, रिक्वेस्ट करता और कुछ नहीं। No harm had been done by this stay, और उससे उस रुकने, यहाँ पे रुकने से कोई नुकसान नहीं हुआ है। He was willing to put on his rags again and go away, और वो यह भी कहता है कि भाई मैं अपने फटे पुराने कपड़े पहन लेता हूँ, मैं चला जाता हूँ, बस इतना ही तो कहा था उसने। नेक्स्ट है, वाई डिड एडला स्टिल एंटरटेन द पेडलर इवन आफ्टर शी न्यू द ट्रूथ अबाउट हिम। एडला को जब पता चला कि ये तो पुराना साथी नहीं है, फिर भी वो उसका सत्कार करती है, उसका सम्मान करती है। क्यों भाई, क्यों, देखते हैं। देखो, हाँ, एडला डिड नॉट थिंक इट प्रॉपर ऑन देयर पार्ट टू चेज अवे ए ह्यूमन बीइंग whom they had asked to come to their house and had promised him to Christmas cheer। भाई एडला थोड़ी समझदार लड़की थी, तो उसको ऐसा लगा कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, जिस व्यक्ति को हमने बुलाया है और हम ही उस कहते हैं कि भाई क्रिसमस ईव का आनंद लो और उसी को हम भगा दें, तो ये नहीं जची उसके। सी अंडरस्टूड द क्या है, रियलिटी ऑफ द पेडलर्स लाइफ, वो अपने पास उस पेडलर की वास्तविक जीवन को समझ गई थी। एंड wanted him to enjoy a day of the peace with them, और वो एक शांति का दिन उसको बिताना चाहती थी, उसको आनंद से रहने देना चाहती थी। Hence, इसलिए she still entertained the peddler even after knowing the truth about him, और इसीलिए वो उसका सच जानने के बावजूद उसका सत्कार करती है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता हाउ डज द पेडलर इंटरप्रेट द एक्ट ऑफ द काइंडनेस एंड द हॉस्पिटलिटी शोन बाय द क्रॉफ्टर एंड आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर। ये प्रश्न नहीं आएगा भाई, तो इसको देख लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। नेक्स्ट बात करते हैं, what are the instances in the story that shows the character of the iron master is different from his daughter in many ways। नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आपको स्क्रीनशॉट रखना है, समझ लेना है भाई। हाँ, ये जब बढ़िया क्वेश्चन नहीं, इसलिए मैं नहीं करवा रहा। What made the peddler finally change his ways। हाँ, ये बढ़िया प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको हम पढ़ने वाले हैं, इसको समझने वाले हैं। देखो, एडला विल्यमसन ट्रीटेड द ट्रैम्प इन ए फ्रेंडली मैनर। अगर हम बात करें सबसे पहले, अगर पेडलर को बदलने में किसी को श्रेय दिया जाता है तो वो किसको जाएगा भाई, एडला को जाएगा, ये आप जानते हो। तो उसने उसके साथ बहुत ही फ्रेंडली मैनर में व्यवहार किया। इसके बाद में सी वॉज नाइस, वो अच्छी थी उसके प्रति और दया भाव दिखाया भाई उसने। टू हर नहीं है भाई, अपने पास हिम है, यहाँ पे क्या है, हिम, पेडलर के लिए ये। इस बार सी इंटरेस्टेड ऑन हिज बिहाफ व्हेन हर फादर वाज अबाउट टू टर्न हिम आउट, यानी जब उसके फादर है उसको बाहर निकालना चाहते थे तो उसने अपने बिहाफ पर उसको रोका भाई। She still entertained the peddler even after knowing the truth about him। सत्य जानने के बावजूद भी वो उसका सत्कार करती है, सम्मान करती है। She offered him the suit as Christmas present, और वो उसको वो सूट जो उसके फादर का था उसको क्रिसमस के उपहार के रूप में दे देती है। And invited him to spend the next Christmas with them, और अगली जो क्रिसमस होती है उस पर इन्वाइट भी कर दिया कि तुम अगले साल भी आ सकते हो। Her love and understanding aroused the essential goodness in the peddler and finally he changed his way। और भाई उसकी जो अच्छाई थी,
उसके अंदर की अच्छाई, उसके जो भाव थे ना, उसकी जो सोच थी, उसकी जो समझ थी, वो उसके अंदर की अच्छाई को जगा देते हैं और इसलिए वो बदल जाता है। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है, स्क्रीनशॉट रख लेना। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आता है आप लोगों के पास क्या, हाउ डज द मेटाफर ऑफ द रेड ट्रैप सर्व टू हाईलाइट द ह्यूमन प्रेडिकमेंट। भाई देख लेना, प्रश्न ठीक ठाक सा लगता है, पढ़ देता हूं मैं। The word entices a person thought through the various good things of the life, such as the riches and the joy, shelter and food, heat and clothing. These were just like the beds in the rat trap. Once someone is tempted to buy bed, the world closed on him. The peddler was tempted by the 30 kroner of the crofter. It makes him hide himself. He walks through the wood. He is afraid to go to the manor house. He gets peace only after returning the bed. यानी कहने का मतलब आ नहीं सकता भी, लेकिन फिर भी देख लेना। What were the feelings of the Edla and her father when they knew about the peddler? सही है भाई, ये ठीक है क्वेश्चन, कि जब उनको सत्य का पता चला एडला को और उसके फादर को, तो क्या भाव थे भाई। तो फादर को तो गुस्सा आया, लेकिन वो देखो, when Edla and her father learned the man they had welcomed as a guest was actually a thief. सब जब उनको पता चला कि वो वास्तव में एक चोर था, हु हैड रोब्ड द ओल्ड क्रॉफ्टर, जिसने एक वृद्ध क्रॉफ्टर को लूटा है, एडला फेल्ट अ मिक्स ऑफ द डिसअपॉइंटमेंट। एडला में थोड़े से मिक्सअप भाव आए भाई, निराश भी हुई, इरबा ने कुछ सोचा, हाँ, एंड ए लिंगरिंग सेंस ऑफ द कंपैशन, और थोड़ी सी सहानुभूति भी आती है उसके अंदर। हर फादर ऑन द अदर हैंड फेल्ट बिट्रेड, उसके फादर को गुस्सा आता भाई, गुस्सा में से एंड एंग्री, और गुस्सा होता है। एडला हाउएवर वाज मोर कंसर्न्ड अबाउट द पेडलर्स वेल बीइंग, एडला है वो थोड़ी उसके बारे में चिंतित थी, एंड वांटेड टू इंश्योर ही डिडंट लिव विदाउट एक्सपीरियंसिंग सम क्रिसमस चीयर एज द हैड प्रोमिस्ड, और वो नहीं चाहती थी फिर भी कि अपने पास वो उसका भाई जिससे वादा किया था उससे को हम ऐसे निकाल दें। ये थोड़े से मिक्स भाव आ रहे थे उसके अंदर, और बाकी कुछ नहीं। ये देख लेना। हाउ डिड द पेडलर ऑफ रेड ट्रैप मैनेज इन सर्वाइव, नहीं पूछेगा भाई, है ना, कुछ भी नहीं, वो बस अपने पास रेड, चलो मैं बता देता हूँ, वो चुएदानियाँ बनाता है भाई। He made red traps of the wire and went around selling them. He got material from making them by begging in the big stores or at big farms. Since his business was not quite profitable, he would beg or steal in order to survive. यानी करने का मतलब है वो अपने पास बड़े बड़े फार्म होते हैं, वहाँ से भीख वगैरह मांग के तार वगैरह इकट्ठा करता, चुएदानी बनाता है, और कभी कभी चोरी भी कर लेता है, ये करता छोटी मोटी, तो ये अपने पास हो जाता है। Who was Edla? How did she change the peddler? कैरेक्टर स्केच आ जाए तो भी यही करना है, ये आ जाए तो ये भी ये करना है। एडला विल्मनसन इज द डॉटर ऑफ द आयरन मास्टर की बेटी है। सी चेंज्ड द पेडलर्स बिहेवियर थ्रू हर काइंडनेस एंड कंपैशन, यानी अपनी दया भावना से, अपने प्रेम से उसको चेंज कर देती है। क्या आगे, सी ट्रीट्स हिम विथ रेस्पेक्ट एंड द अंडरस्टैंडिंग, वो उसको सम्मान और समझ के साथ बदलती है। सी स्टिल एंटरटेन्ड द पेडलर इवन आफ्टर नोइंग द ट्रूथ अबाउट हिम, इसके बारे में सत्य जानने के बाद भी उसका सम्मान करती है। सी ऑफर्ड हिम द सूट एज क्रिसमस प्रेजेंट एंड इन्वाइटेड हिम टू द स्पेंड द नेक्स्ट क्रिसमस विथ देम। हर लव एंड अंडरस्टैंडिंग राउज द सेंशियल गुडनेस ऑफ द पेडलर एंड ही चेंज्ड हिज वेज। बस दोनों सेम से हैं भाई, ये अपने पास पहले भी आ चुका है, अभी भी है। नेक्स्ट है, व्हाई डिड रेड ट्रैप पेडलर रिटर्न एंड हाउ डिड ही रॉब द ओल्ड क्रॉफ्टर। हाँ भाई, पैसे क्यों लूटा है और कैसे लूटा भाई, तो ये अपने पास प्रश्न है, शायद इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं आएगा, लेकिन फिर भी बता देते हैं। द रेड ट्रैप पेडलर वाज टेम्प्टेड बाय द 30 kroner ही हैड सीन इन द लेदर पाउच ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर, भाई लालच में आ गया उस 30 kroner के। ही रिटर्न हाफ एन और लेटर स्मैश्ड क्या नहीं रिटर्न भाई, हाँ, फिर वो कैसे लूटा था उसने, तो वापस आया था आधे घंटे बाद में, अपने पास कांच की खिड़की को तोड़ता है और स्टक हिज हैंड एंड द गॉट होल्ड द पाउच। ही टुक आउट द मनी एंड थ्रस्ट इनटू हिज ओन पैकेट, दस ही रॉब द ओल्ड क्रॉफ्टर है भाई, हाँ, कैसे लूटा था ये बात बता रही थी वो, बता रहा है प्रश्न में। नेक्स्ट है, हाउ डिड द पेडलर फील्स वाइल वॉकिंग थ्रू द वुड, व्हाट डिड ही रियलाइज, वो यही बात है, ये प्रश्न पक्का उत्तर वही है कि उसको कैसे पता, उसको कैसे लगा कि वो खुद चुहेदानी में फंस गया है, तो वो और ये सेम ही है प्रश्न भाई, देख लेना। देखो, ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स द woods caused him no difficulty. Later in the day it became worse as it was a big and confusing forest. The paths twisted back and forth. He kept on walking but did not come to the end
of the wood, he realized that he had been walking around in the same part of the forest. यानी कहने का मतलब जब उसको ऐसा लगता है कि भाई मैं एक ही भाग में घूम रहा हूँ, तो भी उसको एहसास होता था कि वो अपने पास कहाँ जो उससे लालच में फंस गया है। करें तो नेक्स्ट आता आपके पास, व्हाट डिड आयरन मास्टर नोटिस इन द फोर्ज, व्हाट डिड द रिएक्ट ही रिएक्ट देन। भाई एक ही बात है, पहले प्रश्न आ चुका है, चल फिर भी मैं पढ़ देता हूँ, चिंता मत करो। द आयरन मास्टर नोटिस्ड ए पर्सन इन द डर्टी रेक्स लाइंग क्वाइट क्लोज टू द फर्नेस। पहले तो आयरन मास्टर ने क्या देखा भाई, भट्टी के पास जाते देखा एक फटे पुराने कपड़ों में भट्टी के मुख के पास एक आदमी लेटा हुआ है। उसके बाद स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेटरेक्स, गिले कपड़ों से भाप उठ रही थी। द आयरन मास्टर वेंट नियर हिम एंड लुक्ड एट हिम वेरी केयरफुली, और सावधानी से उसके पास जाता है, सावधानी से देखता है। देन ही रिमूव्ड हिज स्लाउच हैट टू गेट ए बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, और उसका चेहरा देखने के लिए टोपी हटाता है। He thought that he was an old acquaintance of his and said, उसे लगा ये अपना पुराना परिचित है। But of course it's you Nils Olof, वो यही कहता भाई उसको, तो ये अपने इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है। What did the peddler of the red trap think while he was riding up to the manor house, जब मैनर घर नहीं, प्रश्न नहीं आएगा भाई, जब वो अपने पास उस मैनर घर में जा रहा था तो उसके बारे में क्या सोच रहा था, वो ये सोच रहा था मैं भूखे शहर के उसमें जा रहा हूँ। देखो, when he was riding up to the manor house he had evil forebodings, बुरे भाव आ रहे थे। He questioned himself why he had taken that fellow's money, पहला विचार आता है मैंने उस साथी के पैसे क्यों चुराए। He thought that he was sitting in the trap and the would never got out, और उसको लगता है कि हम एक जाल में फंस गए जहाँ से मैं वापस नहीं निकलूंगा। तो ये चैप्टर शायद कंप्लीट हो जाता है भाई। हाँ, अब आता है अपना नेक्स्ट चैप्टर, कौन सा, इंडिगो नील, कौन सा सर, राजकुमार शुक्ला वाला, जो गांधी जी के पास जाता है, किसके लिए, अपने पास बिहार के चंपारण के लोगों के लिए जाता है कि नहीं जाता है। बाद में गांधी जी वाला चैप्टर बढ़िया है, क्वेश्चन आ सकते हैं। अब याद आ गया होगा इंडिगो कौन सा चैप्टर था, हाँ सर याद आ गया, तो चलो पढ़ते हैं। वाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब एज बीइंग रिजोल्यूट, उसको दृढ़ निश्चय क्यों वर्णित किया गया भाई, दृढ़ निश्चय, इसका कारण था भाई, देखो मैं कारण बता देता हूँ। Rajkumar Shukla is described as being resolute because even after being told about the engagements of the Gandhi as Kanpur and other parts of across the country, जब ये गांधी जी से मिलने गया और ये बताया गया कि गांधी जी की तो बहुत सारी मीटिंग है भाई, जैसे कानपुर में और अन्य भाग में है। He does not quit, उसने समर्पण नहीं किया, उसने हार नहीं मानी भाई। He continues to accompany Gandhi everywhere, वो हर जगह गांधी जी के साथ गया भाई। Furthermore, इसके अतिरिक्त ही insistently asked Gandhi to fix a date for his visit to the native district of the चंपारण, और बाद में वो गांधी जी से आग्रह करता है कि वो उसके जिला चंपारण जो गृह जिला है वहाँ पे आए। His resolution and the determination finally impressed गांधी, और उसका दृढ़ निश्चय और संकल्प देखकर भाई गांधी प्रभावित होते हैं। He complies with his request, और वो उसकी रिक्वेस्ट पे विचार भी करते हैं, और उसको बाद में कहते हैं कि फला फला तारीख को तुम मुझसे मिलना, ये भी कहते हैं। Why do you think the servant thought Gandhi to be another peasant? अच्छा, आपको क्या लगता है गांधी जी को वो जो नौकर थे दूसरा किसान समझते हैं, क्यों? देखो बात करते हैं। गांधी वाज ए सिंपल एंड हम्बल मैन, गांधी बहुत ही सीधा साधा व्यक्ति था। ड्रेस्ड इन ए प्लेन धोती, यानी ये अपने पास ये धोती जो होती है ना उसके बारे में है। टू द सर्वेंट्स ही मस्ट हैव लुक्ड लाइक जस्ट अनदर पुअर फार्मर इन द कंट्री, और नौकर बेचारे जानते थे कि भाई किसान ऐसे ही रहता है। हाँ, मोर ओवर, इसके अतिरिक्त ही वॉज अकम्पनीड बाय राजकुमार शुक्ला होम द न्यू टू बी ए पुअर इंडिको शेयर क्रॉपर, और दूसरी बात ये थी राजकुमार शुक्ला के साथ गया था तो उन्होंने सोचा कि ये तो एक शेयर क्रॉपर है, इसके साथ आया तो किसान ही होगा। Thus, when the servant saw them both together, they mistook Gandhi to be another peasant, इसलिए दोनों को जब साथ देखा तो नौकरों से गलती हो गई भाई। नेक्स्ट है, वाई डिड गांधी एग्री टू सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू फार्मर्स, 25% के उस पर सहमत क्यों हो गए गांधी जी? गांधी जी बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे भाई। हाँ देखो, गांधी एग्री टू सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स बिकॉज गांधी बिलीव्ड, वो इसलिए राजी हो गए क्योंकि गांधी मानते थे दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इंपॉर्टेंट देन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन फोर्स्ड टू रिटर्न पार्ट ऑफ द मनी।
गांधी जी मानते थे इस बात को कि पैसे ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, बात यह है कि वो जो जमींदार थे वो पैसा लौटाने के लिए राजी हो गए, ये बात बड़ी थी भाई। हाँ, एंड विथ इट, और इसके साथ पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज टू, और अपनी इज्जत के खिलाफ। भाई पहले अपने पास जो जमींदार थे वो इज्जत वाले कहते ना कि दम पे रखते थे, वो लोगों को दबा के रखते थे। फिर उनकी मजबूरी आई भाई। सो ही एग्रीड टू सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स। बढ़िया क्वेश्चन है भाई। हाउ डिड द एपिसोड चेंज द प्लाइट ऑफ द पीजेंट्स। हाँ, ये जो घटना थी चंपारण की घटना, इस प्रकार से भी आ सकता है, कैसे बदल देती है किसानों का रुख। देखो, द एपिसोड ऑफ चंपारण ब्रॉट चेंज इन द प्लाइट ऑफ द पीजेंट्स। जो किसानों के दुखद घटना थी उसमें बदलाव ले आता चंपारण की घटना। कैसे? These peasants gained confidence। सबसे पहले तो उनमें कॉन्फिडेंस आया भाई कि हम भी जीत सकते हैं, हमारे भी अधिकार हैं। आफ्टर द सक्सेसफुल ऑफ द रिफंड ऑफ द कंपनसेशन, द peasants फॉर द फर्स्ट टाइम रियलाइज दैट देयर ओवन राइट्स एंड वर लिबरेटेड फ्रॉम द फियर दैट हैड प्लेग्ड देम। उनको जब पैसे के वो अपनी क्षतिपूर्ति के पैसे मिल गए तो उनका एहसास हुआ कि उनके भी अधिकार हैं। ये बात उन्होंने पहली बार जानी। दिस episode brought an end to the 15% arrangement of the share cropping। और ये जो 15% वाला शेयर एग्रीमेंट था इसको भी समाप्त कर देता है। इसलिए बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट बात करें तो है व्हाई डू यू थिंक गांधी कंसिडर्ड द चंपारण एपिसोड टू बी ए टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। अपने जीवन का टर्निंग पॉइंट क्यों मानते चंपारण एपिसोड को? बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, द चंपारण एपिसोड बिगेन एज एन अटेम्प्ट टू ईज द सफरिंग्स ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द पुअर पीजेंट्स। भाई तो एक बड़े स्तर के जो किसान थे, जो ग्रसित थे, दुखों से, दबाव था, उनको बाहर निकालने के लिए था। ही गॉट स्पॉन्टेनियस सपोर्ट ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ द पीपल। और हजारों लोगों का साथ मिला उसे। अरे जब गरीबों को साथ मिलता है ना तो गरीब उसके पीछे हो जाते हैं। हाँ, गांधी एडमिट्स that what he had done was a very ordinary thing। गांधी ये भी मानते हैं कि जो उन्होंने किया ना बहुत ही छोटा सा काम था। He declared that the British could not order him about in his own country। और वो ये भी मानते थे कि जो अंग्रेज है वो मुझे मेरे देश में आदेश नहीं दे सकते भाई, ये मानते थे। Hence इसलिए he considered the चंपारण एपिसोड एज ए टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। और इसीलिए वो चंपारण एपिसोड को अपने जीवन में एक टर्निंग पॉइंट मानते हैं। नेक्स्ट, हाउ वाज गांधी एबल टू इन्फ्लुएंस लॉयर्स गिव इंस्टेंसेज। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, यानी ये इनमें से आने वाला है। गांधी स्कॉल्डेड द लॉयर्स ऑफ मुजफ्फरपुर फॉर चार्जिंग ए लार्ज सम ऑफ द मनी एज फी फ्रॉम द पीजेंट्स। सबसे पहले तो गांधी जी है उन वकीलों को डांटते हैं भाई कि आप लोग इन किसानों से फीस लेते हो इतनी बड़ी। लेटर द लॉयर्स फ्रॉम बिहार टोल्ड दैट दे वुड रिटर्न टू देयर ओन प्लेसेज इन द इवेंट ऑफ द इम्प्रेशनमेंट का मतलब जब गांधी जी चले जाएंगे तो वो तो चले जाएंगे, तो ये कहा उन्होंने। बट गांधी मेड देम रियलाइज दैट इट वुड बी इम्पिडेंट फॉर देम। लेकिन फिर गांधी जी ने उनको एहसास दिलाया ये तुम्हारे लिए बहुत खराब बात होगी। बीइंग लॉयर फ्रॉम ए नेबरिंग पैलेस, एक पड़ोस के क्षेत्र से वकील होने के बावजूद टू रिटर्न व्हेन ए स्ट्रेंजर वाज रेडी टू गेट हिमसेल्फ इम्प्रिजन्ड फॉर द पीजेंट्स। और एक बाहर का व्यक्ति आकर किसानों के लिए आंदोलन करके जेल जाने को तैयार है तो तुम्हारी तो इज्जत का नाश हो जाएगा, खराब हो जाएगी। सो दे एग्रीड टू फॉलो हिम टू जेल। और इसीलिए वो जेल जाने के लिए तैयार हो गए थे। हाउ डू वी नो द ऑर्डिनरी पीपल टू कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द फ्रीडम ऑफ द मूवमेंट। यानी आज़ादी के आंदोलन में जन आंदोलन था या साधारण लोगों ने भी साथ दिया भाई? कैसे मानते हो? बिल्कुल मानते हैं, वो तो साथ था ही। देखो, प्रोफेसर जबी कृपलानी रिसीव्ड गांधी एट द मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन एट द मिडनाइट। ही हैड ए लार्ज बॉडी ऑफ द स्टूडेंट्स विथ हिम। बहुत सारे छात्र थे। शेयर क्रॉपर्स थे फ्रॉम द चंपारण केम ऑन फुट एंड बाइक कन्वेंस टू सी गांधी। मुजफ्फरपुर लॉयर्स टू कॉल्ड ऑन हिम। ए वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी व्हेन ही रीच्ड मोतिहारी रेलवे स्टेशन। थाउजेंड्स ऑफ द पीपल डेमोन्स्ट्रेटेड अराउंड द कोर्ट रूम। This shows that ordinary people too contributed to the freedom movement in India। बस ये ठीक है क्वेश्चन। चलो आगे चलते हैं। Who was राजकुमार शुक्ला? Why did he come to लखनऊ? दर्शन ठीक है, पूछ सकता है किसी भी प्रकार से, वैसे आ गया शुरू में। राजकुमार शुक्ला was a poor peasant from Champaran district in Bihar। He had come to Lucknow where a Congress session was being held to complain about the injustice of the landlord system in Bihar। बिहार में जमींदार सिस्टम
के खिलाफ वो अपनी शिकायत लेकर आया था अभी। Why do you think Gandhi was not permitted to draw water from the राजेंद्र प्रसाद well at पटना? यानी पटना में राजेंद्र प्रसाद के घर गांधी जी को कुएं से पानी नहीं निकालने दिया भाई, क्यों? इसका कारण मैं बता देता हूँ मुझे। द सर्वेंट्स ऑफ द राजेंद्र प्रसाद थॉट गांधी टू बी अनदर पीजेंट। सबसे पहले तो किसान, वो जो नौकर थे, उन्होंने सोचा कि ये तो दूसरा किसान है। दे डिड नॉट नो हिम, वो उसको नहीं जानते थे। दे वर नॉट सर्टेन वेदर ही वाज एन अनटचेबल और नॉट, वो ये भी नहीं जानते थे ये अनटचेबल है कि नहीं है। दे फियर्ड दैट सम ड्रॉप फ्रॉम द बकेट्स माइट पोल्यूट द इंटायर वेल, और वो ये मानते थे कि कुछ पानी की बूंदे हैं इनसे पूरे कुएं को गंदा कर सकती है। He was not permitted to draw water from the well, इसीलिए उसको पानी निकालने के लिए मना किया जाता है भाई। देखो नेक्स्ट व्हाई डिड गांधी डिसाइड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर बिफोर गोइंग टू चंपारण? ठीक है प्रश्न। देखो पहले वो मुजफ्फरपुर क्यों जाना चाहते थे? देखो गांधी वांटेड टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट कंडीशंस देन शुक्ला वाज कैपेबल ऑफ द इम्पार्टिंग, यानी सबसे पहले तो वो सारी सूचनाएं इकट्ठा करना चाहता था, इसलिए मुजफ्फरपुर लॉयर हु फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप्स इन कोर्ट ब्रीफ गांधी अबाउट द देयर केसेस। भाई जो मुजफ्फरपुर के जो लॉयर थे ना, वो केस लड़ते थे बेचारे किसानों का, तो उन्होंने गांधी को सूचना दी भाई, ये है। What was the conflict of the duties in which the Gandhi was involved? Important, क्या है? Important है भाई। First, he decided not want to set a bad example as a lawbreaker. सबसे पहले तो वो कानून तोड़ने वाला नहीं बनना चाहता था, क्योंकि वो तो लॉयर था। Second, he wanted to render the humanitarian and the national service. दूसरी वो मानवता और राष्ट्रवादी दिखाना चाहता था। फॉर विच ही हैड कम, जिसके लिए वो आया था। ही रेस्पेक्टेड द लॉफुल अथॉरिटी, उसने सम्मान किया भाई उस जो कानून के रखवाले थे। बट डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव द ओबे टू वॉइस ऑफ द कंसर्न्स, लेकिन अपने मान अंदर की चेतना की आवाज के रहते उसने वहां जाने से मना कर दिया, स्थान छोड़ने से मना कर दिया। अब ये चैप्टर शायद है क्या, थोड़ा सा और है, और उसके बाद में शायद कंप्लीट। हाँ भाई नेक्स्ट है सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रम्प्ड द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया। हाउ, प्रश्न बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है भाई। क्या है कि आधुनिक भारत में पहली बार सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो जीत चुका था भाई। कैसे बताओ, बात करते देखो। ए केस अगेंस्ट गांधी वाज इनिशिएटेड फॉर डिसरिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑर्डर्स। सबसे पहले तो गांधी के खिलाफ एक केस किया गया भाई, उन्होंने आदेश नहीं माना सरकार का। तो क्या था? द स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ द पीजेंट्स बेफल्ड द ऑफिशियल्स। भाई हजारों की संख्या में जो लोग थे ना, किसान थे, स्पॉन्टेनियस लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बाद द जज वाज रिक्वेस्टेड टू पोस्टपोन द ट्रायल। जज ने रिक्वेस्ट करी थी भाई, हाँ, जज वाज रिक्वेस्टेड टू पोस्टपोन द ट्रायल। जज से रिक्वेस्ट की गई भाई ट्रायल के लिए कि इसको पोस्टपोन कर दिया जाए। गांधी रिफ्यूज टू फर्निश बेल, गांधी जी ने मना कर दिया, नया मैं बेल बाल नहीं भरूंगा किसी की। द जज रिलीज हिम विदाउट बेल, और जज ने उसको बिना बेल के रिलीज कर दिया। ये सेवरल डेज लेटर गांधी रिसीव्ड एन ऑफिशियल लेटर, और कई दिनों बाद गांधी जी को एक पत्र मिला भाई। द केस अगेंस्ट हिम वाज हैड बीन ड्रॉप्ड, और जो केस उनके खिलाफ था ना वो अवहेलना वाला, वो हटा दिया गया। तो ये जीत थी। द सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रम्प्ड, और इस प्रकार से सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो जीत गया था। द बैटल ऑफ चंपारण इज वन एक्सप्लेन। चंपारण का जो युद्ध क्या है, बैटल संघर्ष था, वो जीत लिया गया। एक्सप्लेन करो, बढ़िया प्रश्न है, दोनों ही एक ही पीपीटी पे दो प्रश्न बढ़िया इंपॉर्टेंट है भाई। गांधी वाज रेडी टू गो टू जेल फाइटिंग अगेंस्ट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स। शेयर क्रॉपर के खिलाफ जो अन्याय था उसके खिलाफ गांधी जी जेल जाने के लिए तैयार थे। Many prominent lawyers had come from all over बिहार to advise and help him. बिहार के कोने कोने से वकील आ गए उनको सलाह देने के लिए। इसके बाद एट फर्स्ट दे सेड दे वुड गो बैक इफ गांधी वेंट टू प्रिजन। सबसे पहले तो वकीलों ने कह दिया भाई कि अगर आप जेल चले जाओगे तो हम तो चले जाएंगे, हमारे पास हमारा काम क्या रहेगा। बट लेकिन लेटर दे हैड कंसल्टेशन, लेकिन बाद में उन्होंने आपस में निष्कर्ष किया भाई। दे टोल्ड गांधी दे वर रेडी टू फॉलो हिम टू इनटू जेल, और बाद में वो भी तैयार हो जाते हैं कि वो भी उनके साथ जेल जाएंगे। दिस सपोर्ट मेड गांधी एक्सट्रीमली हैप्पी एंड कॉन्फिडेंस, और इससे गांधी जी को बड़ा उत्साह मिला भाई, ताकत मिली। दिस कॉन्फिडेंस लेड हिम टू एक्सप्लेन दैट द बैटल ऑफ द चंपारण वाज वन, और इसी उत्साह में, इसी साहस में गांधी जी ने कहा था कि चंपारण का जो संघर्ष है वो जीत लिया गया है। इसलिए कहते हैं दोनों पर्सन इंपॉर्टेंट होते हैं।
नेक्स्ट आपका चैप्टर आ जाता है भाई, इंडिगो खत्म। पोइट्स एंड पेनकेक्स, इसमें से कुछ एक प्रश्न है वो करवाऊंगा, बाकी आप स्क्रीनशॉट रख लेना भाई। What does the writer mean by the fiery misery of those subjected to the makeup? ठीक है प्रश्न देखो। The makeup room had incandescent lights at all angles, चारों तरफ वो रोशनी थी भाई, लाइट्स थी। The heat produced by the lights in the makeup room brought about a lot of discomfort to the actors in the makeup room। और जब मेकअप रूम में वो सारी लाइटें जलती रहती थी तो जो आर्टिस्ट होते थे, कलाकार होते थे, एक्टर होते थे, उनको बड़ी दिक्कत होती थी। हेंस द राइटर रेफर्स टू दिस पेन एंड ट्रबल एज फायरी एंड मिजरी, और इन्हीं दुख दर्द को जाहिर करने के लिए उसको फायरी मिजरी कहते हैं अपने लेखक। व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ द नेशनल इंटीग्रेशन दैट द ऑथर रेफर्स टू? बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है भाई, ये लो लिख दिया। The makeup division of the Gemini Studio was an example of national integration, राष्ट्रीय एकता का प्रतीक था। कैसे था? According to the author, this is the because people from different religion and the religious group worked together in the same department, क्योंकि एक ही डिपार्टमेंट में सेम धर्म के लोग, सेम मान्यताओं के लोग काम करते थे। अलग अलग लोगों, सॉरी अलग अलग, हाँ डिफरेंट भाई, अलग अलग है। द डिपार्टमेंट वाज हेडेड बाय ए बंगाली के द्वारा हेड किया जाता था उस पर। हु वाज सक्सीडेड बाय महाराष्ट्रियन, उसके नीचे महाराष्ट्रियन काम करता था। द अदर हेल्पर्स इंक्लूड ए धारवाड़ कन्नडिका, बाद में धारवाड़ कन्नडिका वहाँ पे था, एंड आंध्रा था, एंड मद्रास था, ए मद्रासी था, इंडियन क्रिश्चियन, मद्रास क्रिश्चियन इंडियन है भाई, है ना, इंडियन क्रिश्चियन है, एंड एंग्लो ब्रमीज एंड द लोकल तमिल्स, यानी बहुत सारे विभिन्न स्टेट के लोग थे जो मिलजुल कर काम करते थे। यही राष्ट्रीयता का प्रतीक होता है भाई। बात करते देखो नेक्स्ट आता है व्हाट वर्क डिड द ऑफिस बॉय डू इन द जेमिनी स्टूडियो, व्हाई डिड ही ज्वाइन द स्टूडियो, व्हाई वाज ही डिसअपॉइंटेड। पर्सन नहीं पूछेगा भाई, पर्सन एक छोटा रूप आएगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। नेक्स्ट है व्हाई डिड द ऑथर अपियर टू बी डूइंग नथिंग एट द स्टूडियो। ठीक है, प्रश्न इंपॉर्टेंट लगता है भाई मुझे अब की बार आने का। देखो ऑथर ऐसा लगता है कि कुछ नहीं करता, निठल्ला बैठा है। क्यों? द ऑथर्स ड्यूटी वाज टू कट आउट न्यूज़पेपर्स क्लिपिंग ऑन द वाइड वेराइटी टू सब्जेक्ट्स एंड द स्टोर देम इन फाइल। देखो ऑथर का क्या काम था? अखबारों से विभिन्न प्रकार की जो क्लिपिंग होती है उनको काट के फाइल में लगाना जाता। तो लोगों को लगता था ये क्या करता है, ये तो निठल्ला का बैठा है। हाँ, मेनी ऑफ दिस हैड टू बी रिटन आउट इन द हैंड, और ज्यादातर उनमें से हाथ से लिखी होती थी। दीज द ऑनलुकर्स नोटिस्ड हिम मेयरली टेयरिंग अप न्यूज़पेपर्स। लोगों को लगता है ये तो अखबारों को फाड़ रहा है और क्या करके आ रहा है। हेंस टू देम ही सीम्स टू बी डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग, और इसीलिए उनको लगता था कि वो कुछ नहीं कर रहा है। नेक्स्ट बात करें तो व्हाई वाज द ऑफिस बॉय फ्रस्ट्रेटेड, हु डिड ही शो हिज एंगर ऑन। बढ़िया क्वेश्चन है भाई। देखो The office boy was frustrated because despite getting a good opening, he remained only a office boy. देखो अच्छी ओपनिंग मिली थी उसको फिल्म बनाने की, लेकिन ऑफिस बॉय बन के रह गया। He had a good formal education, उसकी एक अच्छी शिक्षा प्राप्त में हुई थी, and would write poetry also, और कविताएं लिख सकता था वो। But his great literary talent was being allowed to go west, लेकिन उसके टैलेंट जो था ना लिटरेरी वाला साहित्यिक, वो वेस्ट में हो गया भाई। He showed his anger on कोटमंगलम सुब्बू द नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो, और उसको अपना गुस्सा कोटमंगलम सुब्बू पे दिखाता जो कि नंबर 2 पोजीशन पे था जेमिनी स्टूडियो में। सुब्बू इज डिस्क्राइब्ड एज द मेनी साइडेड जीनियस लिस्ट फॉर, ये रहने दो पर्सन, स्क्रीनशॉट तो ले लेना इसका। नेक्स्ट आते हैं व्हाई वाज द लीगल एडवाइजर रेफर्ड टू एज द अपोजिट बाय अदर्स। भाई जो लीगल एडवाइजर था वो लोगों से अलग भिन्न था। कैसे था? तो वो इसलिए अलग था क्योंकि वो कोट पैंट पहनता था, वो सारी बात। द लीगल एडवाइजर वाज रिफर्ड टू एज द अपोजिट बाय द अदर बिकॉज ऑफ हिज मैनर्स, ये स्पेस है यहाँ पे ना, एंड एक्शंस, उसके मैनर्स, रहने से होने के तरीके, काम करने का तरीका इसलिए अलग था। ही वोर पैंट्स एंड ए टाई एंड समटाइम्स ए कोट दैट लुक्ड लाइक ए कोट इन ऑफ मेल वाइल every other member of the story department wore a kind of the uniform, खादी धोती and खादी शर्ट। यानी कहने का मतलब वो कोट पैंट पहनता था, बाकी अन्य लोग खादी धोती पहनते थे, इसके अलावा खादी शर्ट पहनते थे। Often he looked alone and helpless, वो हमेशा अकेला दिखता था, ऐसा लगता था। Once he ruined the career of his extremely talented but temperamental actress, एक बार एक वो एक्ट्रेस का जीवन मतलब करियर भी खराब कर देता है। याद है क्या? वो चिल्लाना शुरू कर देती है, बाद में उसको सुना देता है।
शी वॉज एन नोवाइस कंट्री गर्ल, कंट्री गर्ल का मतलब देहाती लड़की थी। शी डिड नॉट हैव वर्ल्डली एक्सपीरियंस, वंस शी ब्लू ओवर ऑन द सेट्स शी रिकॉर्डेड हर एंग्री वर्ड्स अगेंस्ट द प्रोड्यूसर एंड प्लेड बैक द रिकॉर्डिंग, दिस एंडेड हिज कैरियर। व्हाट मेड द लॉयर स्टैंड आउट फॉर द अदर एट जेमिनी स्टूडियो, जेमिनी स्टूडियो पे लोगों के ऐसे, व्हाट मेड द लॉयर स्टैंड आउट, यानी वो लोगों के लिए स्टैंड लेता था भाई, खड़े होता था, क्यों? द लॉयर्स ड्रेस दैट द हीरो मेड हिम स्टैंड आउट फ्रॉम द अदर्स, ये तो इसी में आ गया भाई, है ना, तो सेम सेम सा ये क्वेश्चन देख लेना। वाई वॉज द मॉरल रीआर्मेंट आर्मी वेलकम एट द स्टूडियो, ठीक है, प्रश्न बढ़िया है। The moral rearmament army was a kind of counter movement to the international communism, भाई अंतर्राष्ट्रीय जो सामुदायिकता है उसके खिलाफ एक वो अपने पास क्या था, मोमेंट था, आंदोलन था। द बिग बॉसेज ऑफ द मद्रास लाइक मिस्टर वसन सिंपली प्लेड इनटू देयर हैंड्स, और वो उसके हाथों में की कठपुतलियां थी। सो द मॉरल रीआर्मेंट आर्मी वाज वेलकम्ड एट द जेमिनी स्टूडियो, ये देख लेना भाई। What caused the lack of the communication between the Englishman and the people at Gemini Studio, ठीक है प्रश्न तो, लेकिन इतना बड़ा प्रश्न आएगा नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ। Most of the 600 odd people at the Gemini Studio were Tamil speakers, ज़्यादातर 600 लोग तमिल भाषा बोलने वाले थे। The Englishman was addressing them in his own language English, और वो जो इंग्लिश मैन था वो अंग्रेजी में संबोधित कर रहा था। He had a peculiar accent, और अजीब तरीके का एक्सेंट था, लहजा था। Hence, there was a lack of communication between the Englishman and the people at who could not allow what he was saying, और इसीलिए उनको पता ही नहीं चला वो क्या कह रहा था। Next, why is the Englishman's visit referred to as the unexplained mystery, ठीक है प्रश्न बढ़िया है, ये लो क्या है ये कह रहा है द इंग्लिशमैन्स विजिट टू द जेमिनी स्टूडियोज रिफर्ड टू एज एन अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री, एनसूजी कहानी रह गई, रह से रह गया, क्योंकि नो वन कुड डिसिफर हिज आइडेंटिटी, क्योंकि कोई उसकी पहचान ही नहीं पाया उसको। वेदर ही वॉज अ पोइट और एन एडिटर, कि वो कवि था कि एडिटर था। बिसाइड्स व्हेन ही स्पोक नो वन एट द स्टूडियो अंडरस्टूड व्हाट ही इंटेंडेड टू से एज हिज एक्सेंट वाज बियॉन्ड देयर कॉम्प्रिहेंशन, ये देख लेना भाई। Who was the English visitor to the studio, ये अपने पास देख लेना भाई, और वो कौन था, वो अपने पास स्टीफन स्पेंडर था, बस इतना सा है, देख लेना ये। How did the author discover who the English visitor to the studio was, हाँ लेखक ने कैसे खोजा भाई उसको, ठीक है प्रश्न। देखो, बिफोर इन्वेस्टिंग मनी इन द पार्टिसिपेटिंग इन ए शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय एन इंग्लिश पीरियडिकल द एनकाउंटर, यानी जब उसके लिए वो कुछ एनकाउंटर के लिए कुछ लिखना चाहता था तो उस पर पैसे खर्च करने के लिए वो उसकी जानकारी लेता है। द ऑथर डिड ए रिसर्च ऑन द मैगजीन, उसने बाद उस मैगजीन पे रिसर्च किया भाई। He went to the British Council library where while going through an issue of that periodical he discovered that its editor was Stephen Spender, the poet that had once visited the studio, इस तरीके से वो पता कर लेता है भाई। नेक्स्ट है व्हाट डज द गॉड दैट फेल्ड रिफर्स टू, यानी अपनी जो कवि किताब थी ये किसको रिफर करती है, किसको संदर्भित है भाई, तो देखो द गॉड दैट फेल्ड वाज ए कंप्लीशन ऑफ 6 एसेज रिटन बाय 6 एमिनेंट राइटर्स, यानी 6 ऐसे थे इसके अंदर और 6 लेखकों ने लिखे थे भाई, राइटर्स थे। नेमली बात करें एंड्रे गाइडे थे, रिचर्ड राइट थे, इग्नाजियो सिलोने थे, ऑर्थर कोस्टलर थे और लुइस फिशर और स्टेफन स्पेंडर थे भाई। In each of the essay, the respective writers described their journey into communism and their disillusioned return, इसके बारे में वो वर्णित करते हैं। Why was कोटमंगलम सुब्बू considered at number 2 at Gemini Studio? नंबर 2 पे जेमिनी स्टूडियो में क्यों माना जाता है भाई? देखो, कोटमंगलम सुब्बू succeeded in securing the place closest टू द बॉस बाय मीन्स ऑफ द फ्लैटरी, चापलूसी करता था वो, तो वो बॉस के बाद में दूसरा था। ही वॉज नॉट ब्रिलियंट बट ए रादर चेयरफुल पर्सन एंड एक्सीडिंगली लॉयल टू द बॉस, भाई बहुत ही चापलूसी था और बॉस के प्रति वफादार था। ही ऑफर्ड सॉल्यूशंस वेयरएवर द बॉस वाज इन ए फिक्स, वो अपने पास क्या है कि बॉस के पास क्या फिक्स में रहता है, बॉस के साथ रहता है। दस द अदर एम्प्लॉय कंसिडर्ड हिम नंबर 2 इन जेमिनी स्टूडियो, इसलिए दूसरे क्या करते हैं उसको नंबर 2 मान लेते हैं और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं गोइंग प्लेसेज, बढ़िया है चैप्टर,
इसमें से क्वेश्चन सारने हैं भाई। देखो गोइंग प्लेसेस कौन सा है, वो सोफी और जेंसी वाला है ना, हाँ उसमें देखते हैं, हाँ जो सोफी और जेंसी का ही है। इसमें वो दोनों बातें करती हैं ना, और उसके घर की क्या कंडीशन होती है, टीनेजर्स पे होता है आपकी जैसी है ना अवस्था में। देखो वेयर वाज इट मोस्ट लाइकली दैट द टू गर्ल्स वुड फाइंड वर्क आफ्टर स्कूल, क्या संभावना बनती है कि दोनों लड़कियां सोफी और जेंसी कहाँ कार्य मिलेगा, बिस्किट फैक्ट्री मिलेगा भाई उनका। इट वॉज मोस्ट लाइकली दैट द टू गर्ल्स सोफी एंड जेंसी वुड फाइंड वर्क इन द बिस्किट फैक्ट्री आफ्टर पासिंग आउट फ्रॉम स्कूल, स्कूल पासिंग करने के बाद बिस्किट फैक्ट्री में काम मिलने वाला था, ये तो पक्का था। इट वॉज ऑल्सो पॉसिबल दैट दे माइट गेट सम वर्क्स इन द शॉप, शायद कोई किसी दुकान में काम मिल सकता था। जेंसी न्यू दैट दे वर बोथ इनमार्क्ड फॉर द बिस्किट फैक्ट्री, और जेंसी को तो पक्का भरोसा था ये दोनों बिस्किट फैक्ट्री में काम करने के लिए पैदा हुई हैं। What were the options that Sophie was dreaming of? Why does Jansi discourages her from having such dreams? ये प्रश्न थोड़ा ऐसे ही है, तो मैं एक बार पढ़ देता हूँ, नहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। Next, why did Sophie wriggle when Job told her father that she had met Danny Keji? अच्छा, जोफ ने जब ये अपने फादर से कहा कि सोफी डेनी केजी से मिली है, डेनी केजी कौन, वो फुटबॉलर जिसके सपने देखती है वो है ना, उससे मिली है, तो वो क्यों थोड़ा सिकुड़ जाती है, डर जाती है। तो इसका मतलब यह है कि when Job told their father that Sophie had met Danny Keji, a famous Irish footballer, Sophie wriggled. It was because she was well aware of the fact that her father would not believe that saying, her saying, पहले तो उसको ये पक्का भरोसा था कि उसके फादर उसकी बातों पे भरोसा नहीं करेंगे। Moreover, he was always critical of Sophie's habits of daydreaming, और वो ज़्यादातर उसकी जो दिन में सपने देखने की आदत थी उनकी आलोचना करता था। How did Sophie include her brother Zoff in the fantasy of her future? अच्छा, वो अपने भाई को कैसे सम्मिलित कर लेती है अपनी कल्पनाओं में, तो इसका कारण है, देखो सोफी वाज कॉन्शियस ऑफ द वास्ट वर्ल्ड एक्सपेक्टेंटली वेटिंग फॉर हर अराइवल। सोफी ये सपने देखती थी भारी दुनिया मेरे लिए इंतजार कर रही है, मैंने समझाया था आप लोगों को। हाँ, सी इमेजिन्ड हरसेल्फ राइडिंग बिहाइंड हर ब्रदर जोफ टू द वर्ल्ड ऑफ द फैंटासी, और वो कल्पनाओं की दुनिया में यह मानती है कि वो अपने भाई के पीछे बाइक पे बैठी जा रही होती है। हर ब्रदर वाज इन ए न्यू शाइनिंग ब्लैक लेदर वेयर सोफी हैड ए येलो ड्रेस विथ ए काइंड ऑफ कैप दैट फ्लू आउट बिहाइंड, और अपने आप भाई को तो मानती है कि वो ब्लैक लेदर की जैकेट पहना और वो खुद के पीले कपड़े पहने और बाल टोपी वगैरह बाल वगैरह उड़ रहे हैं, ऐसे सपने देखती है वो। सी इवन सेंस द साउंड ऑफ द अपलोज एज द वर्ल्ड रोज टू ग्रीट हर एंड जोक, और वो ये भी सपने देखती है कि दुनिया तालियां बजा रही है उनके लिए, है ना। इन दिस वे सोफी इंक्लूड हर ब्रदर जोफ इन हर फैंटासी ऑफ हर फ्यूचर, और इस तरीके से वो अपने भविष्य की जो कल्पनाएं है उसमें शामिल कर लेती है अपने भाई को। Why did Sophie want Jancy to know about her story with Danny? हाँ, why didn't भाई, सोफी क्यों नहीं ऐसे सोफी क्यों चाहती थी कि जेंसी को पता नहीं चले डेनी के बारे में, डेनी के जी वो फुटबॉलर है। देखो सोफी न्यू वेल दैट जेंसी वाज अ स्टूपिड गर्ल, सबसे पहले तो वो मानती थी कि वो स्टूपिड गर्ल है जबकि खुद थी वो, एंड वुड स्प्रेड हर स्टोरी विथ डेनी के जी अक्रॉस द इंटायर नेबरहुड, और वो पूरे पड़ोस में फैला दी कि कहानी ये भी। हाँ, पीपल वुड कम टू सोफीज फादर टू आस्क अबाउट इट, और बाद में लोग उसके फादर के पास आएंगे पूछने के लिए। हर फादर वुड बी एंग्री विथ हर, और उसके फादर से गुस्सा होंगे। सिंस सोफी वांटेड टू कीप हर इमेजिनेटिव स्टोरी सीक्रेट, इसीलिए वो अपनी कल्पनात्मक कहानी है उसको रहस्य रखना चाहती थी। विच वॉज द ओनली ओकेजन वेन शी गोट टू सी डेनी केजी इन पर्सन, भाई मौका कब था जब उसने वास्तव में डेनी केजी को देखा भाई, व्यक्तिगत रूप से देखा, तो वो मैच था भाई। इट वॉज वेन सी अलोंग विथ हर फैमिली वेंट टू वॉच यूनाइटेड्स मैच ऑन सैटरडे इवनिंग, वो ये तब था जब वो शनिवार को मैच देखने के लिए गए थे। सोफीज आइडल डेनी केजी प्ले फॉर यूनाइटेड एंड स्कोर्ड द सेकंड गोल ऑफ द मैच, भाई वो यूनाइटेड के लिए खेलता था और दूसरी गोल उसने करी थी। दिस वाज द ओकेजन व्हेन सी सा डेनी केजी, और यही वो मौका था जब उसने डेनी केजी को देखा था, इसके अलावा उसने नहीं देखा था वो जो कहानी बनाई थी। नेक्स्ट है, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द कैरेक्टर एंड द टेम्परामेंट ऑफ द सोफीज फादर। देखो बढ़िया क्वेश्चन नहीं है तो कोई ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लेना फिर भी देख लेना इसको।
वाई डिड सोफी लाइक हर ब्रदर जोफ मोर देन एनी अदर पर्सन? अपने भाई को क्यों चाहती थी वो अन्य लोगों की बजाय? क्योंकि वो उसकी कहानियां सुनता था। देखो, सोफी लाइक्ड हर ब्रदर जोफ मोर देन एनी अदर पर्सन, वो अन्य लोगों से बजाय अपने भाई को ज्यादा चाहती थी। इट वॉज बिकॉज जोफ वॉज द ओनली पर्सन हु लिसन टू हर वाइल्ड स्टोरीज, क्योंकि वो उसकी जो बेवकूफ़ी कहानियां है ना, वो वही सुनता था। विथ पेशेंस, धैर्य के साथ सुनता था अपनी बहन की बातें। मोर ओवर सी कुड शेयर हर ऑल हर सीक्रेट्स विथ हिम, और इसके साथ वो अपने सारे रहस्य शेयर करती थी। एंड सोफी बिलीव दैट जोफ कुड बी ट्रस्टेड टू कीप ऑल हर सीक्रेट्स टू हिमसेल्फ, और वो ये भी मानती थी कि उसका भाई उसके रहस्य है अपने तक ही सीमित रखेगा, किसी को नहीं बताएगा, इसीलिए भी। तो ये ठीक प्रश्न है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आता है व्हाट सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड डिड सोफी बिलोंग टू? ठीक है ना। दे बिलोंग टू ए लोअर मिडिल क्लास फैमिली, देखो मध्यम परिवार से है। जेंसी एंड सोफी आर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स, क्लासमेट्स हैं, दोनों दोस्त हैं। जेंसी नोज दैट दे आर बोथ इन मार्क्ड फॉर द बिस्किट फैक्ट्री। सो जेंसी वास्तविकता में रहने वाली लड़की है, वो मानती है कि हमें बिस्किट फैक्ट्री में काम करना है। सोफीज वाइल्ड ड्रीम्स नीड ए लॉट ऑफ मनी, और सोफी के जो सपने हैं उनमें पैसे चाहिए। हर ब्रदर इज एन अप्रेंटिस, वो एक नौसिखिया है उसका भाई। हर फादर इज ए वर्कर हुज फेस इज कवर्ड विद द ग्रेम, और उसके फादर एक कामगार है भाई, काम करने वाले, तो चेहरा दिख रहा है। ही इट्स चीप फूड, वो अपने पास सस्ते खाना खाता है। लिटिल डेरेक्स शूज लाइज ऑन सोफा, लिटिल डेरेक के जो शूज है वो सोफे पे पड़े हैं। हर मदर इज बेंट ऑन सिंक फॉर वॉशिंग डिशेज, और उसकी माँ है वो सिंक पे थोड़ी झुकी हुई है, कपड़े धो रही है, बर्तन वगैरह धो रही है। ऑल दिस शोज दैट सोफी बिलोंग्स टू ए मिडिल क्लास फैमिली, और ये सब कुछ दिखाता है कि वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। What do you think of Sophie's dream about her career? आप क्या सोचते हो वो जो सपने देख रही हैं उसके करियर के बारे में? तो बढ़िया क्वेश्चन तो है नहीं, फिर भी बता देता हूँ। Sophie's dream of the her future life are far from the reality, वास्तविकता से घनों दूर है भाई, कोसों दूर है। सी ड्रीम्स ऑफ द ऑनिंग ए ब्यूटिक, बुटीक की सपना देखती है वो। ऑफ बिकमिंग एन एक्ट्रेस, एक्ट्रेस बनने का सपना देखती है। बट द फैक्ट वाज दैट सी वाज इन मार्क्ड फॉर द बिस्किट फैक्ट्री, लेकिन वास्तविकता ये है कि बिस्किट फैक्ट्री में काम करने वाली है। सोफी ड्रिफ्ट्स इनटू ए वर्ल्ड ऑफ फैंटासी एंड वांट्स टू लिव हर ड्रीम्स बाय द स्टेपिंग आउट ऑफ हर मिडिल क्लास स्टेटस, वो मिडिल क्लास स्टेटस से बाहर निकलकर अपना जीवन जीना चाहती थी। ये प्रश्न हो जाते हैं शायद कंप्लीट। अच्छा, और भी है क्या इसके बाद? हाँ चलो, दो प्रश्न ये और पढ़ लेते हैं। वाई वाज सोफी जेलस ऑफ द जॉब साइलेंस? अच्छा, सोफी अपने भाई से जलती भी है भाई, क्यों जलती है? वो चुप रहता है उसके लिए। देखो, सोफीज ब्रदर हॉलमार्क इज हिज साइलेंस, वो उसकी पहचान थी, वो चुप रहता था, सुनता था। सोफी फील्स वर्ड्स हैव टू बी प्राइज्ड आउट ऑफ हिम लाइक स्टोन आउट ऑफ द ग्राउंड। सोफी मानती थी, आश्चर्यचकित होती थी भाई, उसके मुंह से शब्द निकालना मतलब ग्राउंड से पत्थर निकालने जैसा था। सी जेलस ऑफ हिज साइलेंस एंड हिज वेरी कीन टू एंटर द क्या है रेसिसेज ऑफ हिज माइंड, और वो क्या करती थी, वो उसकी चुप्पी से जलती थी, वो जानना चाहती थी उसके दिमाग में क्या चल रहा है। देयर इज सो मच अबाउट हर ब्रदर दैट सोफी ओनली सस्पेक्ट बिकॉज शी हैज नेवर रियली नोन एनीथिंग अबाउट हिम, और कुछ ऐसे स्थान थे जो कि सोफी मानती थी कि उसके भाई के दिमाग में है, जिनके बारे में वो नहीं जानती थी, इसीलिए वो जलती थी। हाउ डिड सोफीज फादर रिएक्ट व्हेन जोफ टोल्ड हिम अबाउट हर मीटिंग विथ डेनी केजी? अच्छा, डेनी केजी से मीटिंग के बारे में जोफ अपने फादर को बताता तो क्या कहता है? वो विश्वास नहीं करता भाई। देखो, सोफीज फादर टर्न्ड हिज हेड ऑन हिज थिक नेक, पहले तो गर्दन ऐसे घुमाता है उसका फादर, है ना, मैंने बताया था, अपने चैप्टर में समझाया था। हिज एक्सप्रेशन वाज वन ऑफ डिसडेन, मतलब व्यर्थ के भाव थे उसके चेहरे पे। सोफी टोल्ड हिम दैट डेनी केजी वाज गोइंग टू बाय ए शॉप, वो एक दुकान खरीदने जा रहा था, ऐसे बताया भाई उसने। एट दिस हर फादर मटर्ड दिस इज अनदर ऑफ द योर वाइल्ड स्टोरी, और बाद में वो बड़बड़ा के कहता है कि ये तुम्हारी कोई दूसरी व्यर्थ की कहानी है। वन ऑफ दिस डेज यू आर गोइंग टू टॉक योर सेल्फ इन टू ए लॉर्ड ऑफ ट्रबल, और इससे तुम्हें एक दिन समस्या में आने वाली हो। दिस शोज दैट द ओल्ड मैन न्यू हिज डॉटर वेरी वेल, और ये उसके फादर वो अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट, हु इज जोफ, व्हाट डज ही डू, हाउ इज ही डिफरेंट फ्रॉम हिज सिस्टर? जोफ कौन है, क्या करता है, अपनी बहन से अलग क्यों है?
देखो, जोफ इज सोफीज एल्डर ब्रदर. जोफ लेफ्ट हिज स्कूल 3 years ago. Now he works एज एन अप्रेंटिस मैकेनिक. अब एक नौसिखिया मैकेनिक है. ही हैज टू ट्रेवल टू हिज वर्क टू द फार एंड ऑफ द सिटी. शहर के बाहर जाना पड़ता है काम करने के लिए. बट ही इज वेरी इंट्रोवर्ट. वो लेकिन इंट्रोवर्ट है भाई, अपने आप में रहने वाला. ही इज नॉट ए डे ड्रीमर लाइक हिज सोफी. वो सोफी की तरह दिन में सपने देखने वाला नहीं है. बट ही लव्स हिज सिस्टर वेरी मच, सो ही लिसन हर वाइल्ड स्टोरीज पेशेंटली. लेकिन वो अपने भाई बहन को बहुत पसंद करता है और अपनी बहन की सारी बातें सुनता है. इसके बाद में शायद अपनी ये बुक हो गई कंप्लीट. मज़ा आ गया कंप्लीट. सर पढ़ के आनंद आया कि नहीं आया भाई? कंप्लीट हो गई है अपनी किताब. पूरी बुक का रिवीजन करवा दिया मात्र 2.5 से 3 घंटे में. 2.5-3 घंटे की क्लास बनी नहीं है अपनी. 2.5 घंटे में पूरी क्लास का रिवीजन हो जाएगा. ध्यान से देख लोगे तो सारे प्रश्न आपके बिल्कुल याद होने वाले हैं, क्योंकि सभी प्रश्नों की मैंने आपको बता दी, कुछ एक को छोड़ के जो नहीं आएंगे रहे. तो मुझे लगता है क्लास काफ़ी पसंद आई होगी. इसके बाद में मिलते हैं आप लोगों से अपनी फ्लेमिंगो के इम्पोर्टेंट पैराग्राफ्स के साथ, यानी प्रत्येक चैप्टर से इम्पोर्टेंट पैराग्राफ्स और उनके क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट क्लास में. तब तक देखते रहिए हमारा चैनल. जय हिंद, जय भारत.